हेलो। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हमारा मैराथन वीक का लास्ट टेक्निकल सेशन। टेक्निकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो मैं सेशंस लूंगा वो डाउट सेशंस वगैरह आपके लूंगा। तो आज हमारे ये वाले सारे टॉपिक्स हमें करने हैं। ठीक है, 2 से ढाई घंटे मैं पूरा लूंगा आपके, और पूरा टॉपिक करेंगे। सबसे पहले माफी चाहता हूं कि आज थोड़ा सेशन लेट ले रहा हूं। 11 बजे बोला था पर अभी बज चुके हैं 11:20, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद समझ में आ गया होगा ऐसा लेट क्यों हुआ। सभी बच्चे यहाँ पर लाइव में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। माय वाइफ टुडे शी बिकेम कंपनी सेक्रेटरी। हाँ जी, आज वो सीएस बन गई है। और रिजल्ट भी एग्जैक्ट 11 बजे आया जब मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली थी। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। मतलब मुझे पता था कि 25 अगस्त को रिजल्ट आता है, बट मैं भूल गया था। सच्ची बता रहा हूं, मैं भूल गया था। पर दामिनी थोड़ी भूलेगी, उसका रिजल्ट था। तो मैं जैसे ही अपनी क्लास लेने के लिए इंटर हुआ रूम में, उसने चिल्ला के मुझे बोला, जय मैं बन गई सी। सो तो थोड़ी सी इसलिए देर हो गई। तो अभी मैं क्या ही बोलूं, मतलब उसने ही फिर मुझे पुश किया कि यार तुम क्लास ले लो, बाद में अपन करते रहेंगे, अपन सेलिब्रेट बाद में करते रहेंगे। हाँ, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। एंड मैं क्योंकि जानता हूँ उसने बहुत मेहनत की है। मेहनत इन द सेंस कि पढ़ाई वाली मेहनत के अलावा उसने बहुत मेहनत की है। मतलब ना, दामिनी के ऊपर तो मैं, इस जो उसने सीएस बनी है, मैं बोल सकता हूँ कि वो बहुत लोगों को आइडलाइज कर सकती है। शादी के बाद, इतने सेक्रीफाइसेस करने के बाद, धार्मिक होने के बाद, एक बच्चे की माँ बनने के बाद, घर को संभालने के बाद पढ़ना आसान नहीं है। उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मतलब शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल तुम सबके लिए। हम बोलते ना हमारी लाइफ में हमें ये नहीं है, वो नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते। दामिनी ने बेयर मिनिमम पढ़ाई करके सीएस की डिग्री हासिल की है। ठीक है, शी टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मैं जानता हूं कि ये लंबा समय कैसे गुजरा है। बस एनीवेज, मुझे बहुत खुशी हुई आज, और दैट्स अ थिंग मैं सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। मैं ज़रूर इस पे एक मोटिवेशनल, दामिनी को लेकर मैं एक मोटिवेशनल एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बिकॉज मैं जानता हूं ना, मैंने तो अपने घर पे देखा है कि किस तरीके से उसने चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, कि कैसे उसने पढ़ाई की, और उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरे को मुझे मुझे मैं ये सभी सीए स्टूडेंट को बताना चाहता हूं, ताकि उनको भी समझे कि हाँ, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं ज़रूर इस पे बनाऊंगा एक वीडियो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं आप सबकी विशेष दामिनी को ज़रूर दे दूंगा। सच बता रहा हूं, अभी लेक्चर लेने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था लेक्चर लेने का। और क्या बोलूं, बट आज हमें सेशंस कंप्लीट करने, तुम लोगों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को स्किप भी नहीं कर सकता हूं। चलो शुरू करते हैं। हाँ, चलिए गाइस, तो आज हमें करना है AS 2829 फ्रेमवर्क शेड्यूल 3 अमेंडमेंट के साथ। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे नोट्स आज कौन कौन से रहने वाले हैं। आज हमारे नोट्स कौन कौन से रहने वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले, ये जो फ्री रिसोर्सेज का फोल्डर है, इसको मैंने आज फिर से अपडेट किया है। इसमें मैंने क्या क्या डाल दिया है आप प्लीज देख लीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने ये अमेंडमेंट्स एडवांस अकाउंट्स डाल दिया है, सिंगल पेज है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डाला है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जो नॉन कंपनी एंटिटीज का जो स्टेटस बदला है, पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 हुआ करता था, तो अब इन्होंने एमएसएमई और लार्ज एंटिटी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंगल पेज अमेंडमेंट शीट है, बहुत ही सिंपल। मतलब इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स फॉर यू। अगर मैं आपको रिवाइज करूंगा तो 5-7 मिनट में आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो एक तो ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है, दूसरा,
यस, दूसरा आप हैंड रिटन समरी नोट्स में जाएंगे, तो हैंड रिटन समरी नोट्स में एएस समरी नोट्स में जाओगे तो यू विल गेट एएस 28 का समरी, यू विल गेट एएस 29 का समरी। फिर आप एएस ट्रम्प के नोट्स में जाओगे तो एएस ट्रम्प के नोट्स में आपको फ्रेमवर्क का एक चैप्टर दिखेगा जो मैं आज आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। ठीक है, ये फ्रेमवर्क का मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवाने वाला हूं। सो बेसिकली व्हाट इज द होल आइडिया कि एएस 28 तो ठीक है, बड़ा टॉपिक है, ऑब्वियसली रिवाइज करना बनता है, बट अगर आप बोलोगे देखोगे तो एएस 29 बहुत कम बच्चे अच्छे से करके जाते हैं। फ्रेमवर्क तो मैं समझता हूं कि शायद 20-30% स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि ये कोई चैप्टर है, पर मैं आपको बताऊं कि इसमें से पेपर में पूछा जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जैक्टली कि आप अभी तक फ्रेमवर्क में से पूछा गया है क्या, तो आप देखोगे कुछ कुछ पूछा जाता है बीच में। ये देखिए, मैं पेपर वाइज एनालिसिस आपको करके बताता हूं। मई 24 में अगर आप देखोगे तो मई 24 में डिस्क्रिप्टिव में तो कुछ नहीं पूछा गया था एज सच, डिस्क्रिप्टिव में तो नहीं पूछा गया, मैं एमसीक्यू का कुछ नहीं बोल सकता। सितंबर में अगर बात करें तो सितंबर 24 में नहीं पूछा गया था। ठीक है, शेड्यूल 3 में से 2 मार्क्स का पूछा गया था, शेड्यूल 3 में से एमसीक्यू में, फ्रेमवर्क में से नहीं पूछा गया था। ठीक है, और एएस 29 में से भी 2 मार्क का एमसीक्यू आया था। फिर अगर जनवरी की बात करें तो शेड्यूल 3 अगेन 2 मार्क्स का पूछा गया था। एंड अगर मैं एएस 29 की बात करूं तो नहीं, फ्रेमवर्क एज सच नहीं पूछा गया था। फिर मई 25 की बात करूं, मई 25 में अगर मैं बोलूं तो मई 25 में एएस 29 नहीं था, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही शेड्यूल 3 वगैरह आता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जरूर जाता है, जैसे एएस इंट्रो एंड ओवरव्यू जो मैं आज अभी बताऊंगा वो लेवल 1 वगैरह कुछ कुछ। एएस इंट्रो ओवरव्यू 4 मार्क्स का यहां पर पूछा गया था। ठीक है, और इस तरीके से बीच बीच में पूछा जाता है। तो फ्रेमवर्क से आज तक आया नहीं है, पर आप इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, अगर आया तो डिस्क्रिप्टिव में 4 मार्क्स का आ सकता है। अच्छा हाँ सॉरी, एक आया था, मैंने इसमें लिखा नहीं है, गोइंग कंसर्न के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था, शायद जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था। यस, जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था, मैंने डिस्क्रिप्टिव में लिखा नहीं है, वो पूछा गया था यहां पर। ये देखिए, ये रहा फ्रेमवर्क। यस, ये फ्रेमवर्क पूछा गया था 4 मार्क्स का। तो फ्रेमवर्क में से इस तरीके से आता है। ठीक है, आ रही क्या मेरी बात समझ में? तो फ्रेमवर्क में से ये पूछा गया था जनवरी में। तो गाइस ओवरऑल ऑल इन ऑल मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज आपको यूट्यूब के अंदर फ्रेमवर्क, शेड्यूल 3, एएस 29 इनके रिवीजन लेक्चर्स बहुत कम मिलेंगे, फोकस ही नहीं किया जाता। अब टीचर ही फोकस नहीं करेगा तो स्टूडेंट भी फोकस नहीं करेगा, सीधी बात है। तो मेरा इंटेंशन यह है कि जिस तरीके से हमने एएस 1 पे फोकस किया, एएस 4, एएस 5 पे फोकस किया, एएस 17, 18 पे फोकस किया, जिस तरीके से हमने एएस 24, एएस 27, 25 पे फोकस किया, वैसे ही हमें एएस 29, फ्रेमवर्क, शेड्यूल 3 पे भी और अमेंडमेंट वाले पोर्शन पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन सबसे पहले एक बड़ा टॉपिक सबसे पहले करेंगे। हमारे पास बड़ा टॉपिक एक ही है, एएस 28, बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा टॉपिक अपन कवर करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा टॉपिक अपन कवर करेंगे, सॉरी जस्ट अ मिनट, जो कि होगा अपना एएस 28, जो कि होगा एएस 28। तो लेट्स स्टार्ट विथ एएस 28 फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है बच्चों, अपन एएस 28 से शुरू कर रहे हैं, अपन एएस 28 से शुरू कर रहे हैं। एएस 28, एएस 28। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एएस 28 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स।
तो सर इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इंपेयरमेंट का मतलब होता है असेट की वैल्यू में रिडक्शन होना, डेप्रीसिएशन के अलावा। कई बार ऐसा होता है कि डेप्रीसिएशन तो लगा दिया पर लगता है यार नहीं, अभी और वैल्यू गिराना जरूरी है, तो दैट इज कॉल्ड इंपेयरमेंट, जब हम और वैल्यू गिराते हैं बाय अप्लाइंग AS28, तो रिडक्शन होता है एसेट की वैल्यू में। डेप्रीसिएशन लगाना देखो मैंडेटरी होता है, आप डेप्रीसिएशन को स्किप नहीं कर सकते, आपको एनुअली डेप्रीसिएशन लगाना मैंडेटरी होता है, आप डेप्रीसिएशन से पीछा नहीं भाग छोड़ सकते। बट इंपेयरमेंट मैंडेटरी नहीं होता लगाना। इंपेयरमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, अगर कुछ घटनाएं घटित हुई, कुछ इवेंट अकर हुआ, तो हमें ऐसा लगता है कि यार एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि डेप्रीसिएशन के अलावा असेट को इंपेयर करना चाहिए क्या। तो कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पर आप अपनी असेट को इंपेयर करते हो, ठीक है ना। एंटिटी को फील होता है उन इंडिकेटर्स की वजह से कि शायद असेट की रिकवरेबल अमाउंट उसकी बुक वैल्यू से, मतलब कैरिंग अमाउंट से कम हो गई है। कैरिंग अमाउंट दिख रही है 1 लाख, बुक और रिकवरेबल अमाउंट दिख रही है 90, मतलब आज मैं कुछ भी कर दूं मुझे 90,000 से ज्यादा रिकवरी नहीं होने वाली, 90,000 से ज्यादा रिकवरी नहीं होने वाली। तो मैं बोल दूंगा कि भाई ठीक है यार, मैं यूज कर लूं, मैं सेल कर दूं, 90,000 से ज्यादा रिकवरी नहीं होने वाली, तो असेट 1 लाख पे क्यों खड़ी हुई है, बेटर है कि उसको राइट ऑफ करो, लॉस बुक करो, तो उसको कहते हैं इंपेयरमेंट। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है, तो आइए इसी नोट्स के अंदर सबसे लास्ट में आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, यहां पर इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट। अब इंपेयरमेंट के कुछ इंडिकेटर्स बताए गए हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, कुल मिला के देयर आर 8 इंडिकेटर्स, देयर आर 8 इंडिकेटर्स, 4 एक्सटर्नल 4 इंटरनल। थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए आ सकता है। पहला, असेट्स मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड। अगर असेट की मार्केट वैल्यू अच्छा खासा वैल्यू डिक्लाइन हो जाए, थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो तो चलता है, पर अगर मार्केट वैल्यू अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ है तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर यू नीड टू अप्लाई इंपेयरमेंट टेस्टिंग। इंपेयरमेंट टेस्टिंग मतलब चेक करना कि रिकवरेबल अमाउंट कम तो नहीं है, ठीक है। सेकंड इज एडवर्स इफेक्ट ऑन बिजनेस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या लीगल एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं, लीगल एनवायरमेंट में चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ा है। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट के कोई नए रूल्स आ गए, जैसे जैसे अभी ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया गया, तो ड्रीम 11 जैसी कंपनी, नजारा टेक्नोलॉजीज जो लिस्टेड कंपनी है, इन कंपनीज के शेयर के प्राइस गिर गए। ड्रीम 11 तो प्राइवेट कंपनी है, तो ड्रीम 11 का पूरा बैंड बच गई बिजनेस की, तो डेफिनेटली ड्रीम 11 को AS28 के हिसाब से इंपेयरमेंट करना चाहिए बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। लीगल एनवायरमेंट बदल गया ना, ठीक है ना, बैन हो गया। वैसे ही टेक्नोलॉजी के बदलने से, AI के आने से ऐसा तो नहीं कि बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, तो आपको एक बार इंपेयरमेंट करके देखना पड़ेगा अपनी एसेट्स का कि अब एसेट में उतना दम है कि नहीं कि वो आपको पैसे रिकवर करके दे सके। फिर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंक्रीज होना, ऐसा क्यों? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मार्केट रेट से डायरेक्टली रिलेट करता है आपका डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाएगा। डिस्काउंटिंग रेट जितना बढ़ाओगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज उतना कम होगा। तो सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज का क्या मतलब हुआ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हम निकालते हैं रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए, तो डिस्काउंटिंग रेट जितना बढ़ाओगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज उतना कम होगा, उतना कम होगा तो रिकवरेबल अमाउंट उतना कम होगा, तो देयर इज अ इंडिकेटर कि एसेट इंपेयर हो सकती है। तो ये हो गया एसेट की मार्केट वैल्यू के डिक्लाइन होना सिग्निफिकेंटली, एडवर्स इफेक्ट होना बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, मार्केट रेट का बढ़ना बिकॉज ऑफ द उसके कारण डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू गिरेगी। व्हेन द मार्केट वैल्यू नेटवर्थ इज लोअर देन बुक वैल्यू नेटवर्थ, मार्केट वैल्यू नेटवर्थ इज लोअर देन बुक वैल्यू नेटवर्थ। नेटवर्थ मार्केट में कम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा दिख रही है, मार्केट में बहुत कम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा दिख रही है नेटवर्थ। तो ये क्या मतलब हुआ? ये यही मतलब हुआ कि अगर पूरी कंपनी को बेचा जाए तो मार्केट से अच्छा खासा वैल्यू नहीं मिलेगा, पर बैलेंस शीट में अच्छी खासी वैल्यू दिख रही है, ये तो स्कैम होना एक तरीके का, मतलब असेट जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो दिस इज द इंडिकेटर कि आपको असेट को इंपेयर करना चाहिए। नाउ अपन चलते हैं इंटरनल इंडिकेटर्स, कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स पे चलते हैं। बच्चों यहां तक समझ में आया? मुझे चैट करके बताइए प्लीज। इंटरनल इंडिकेटर्स पे चलते हैं कि ऐसे कौन से इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब ये बाहरी सिचुएशंस हुई। अब इंटरनल कंपनी के अंदर की सिचुएशन, असेट इज फिजिकली डैमेज्ड, असेट का डैमेज होना, इंटरनली असेट का एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, अब असेट आपको उतने बेनिफिट्स, उतने रिवॉर्ड्स नहीं दे पाएगी, तो ऑफ कोर्स रिकवरेबल अमाउंट गिर गई होगी। असेट इज बिकमिंग आइडल, असेट फालतू पड़ी हुई है, काम ही नहीं आ रही है,
बहुत टाइम हो गया हम असेट को यूज ही नहीं कर रहे ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस, असेट आइडल पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ द बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। हमने बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, हमने कुछ नए सेगमेंट्स ओपन कर दिए जिससे हम पुराने सेगमेंट्स पर ध्यान ही नहीं दे रहे, असेट आइडल पड़ी हुई है। खाली रखी हुई एसेट भी खराब होती है, उसकी वैल्यू भी गिरती जाती है। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये एक इंडिकेटर हो सकता है। असेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज वर्स्ट, असेट का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है बहुत ही कम होता जा रहा है डे बाय डे, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम होना चाहिए, हो रहा है। और असेट्स यूजफुल लाइफ इज रिड्यूस, असेट की यूजफुल लाइफ कम हो रही है, असेट की यूजफुल लाइफ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रही है। तो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स जिसकी वजह से आप असेट का इंपेयरमेंट करोगे। मुझे बोलो बेटा, आया समझ में कि नहीं? रीवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट में फर्क क्या है? रीवैल्यूएशन AS 10 में कवर होता है, रीवैल्यूएशन में अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता है, जिसके लिए आपको कोई इंडिकेटर चेक नहीं करने पड़ते। पर AS 28 में इंपेयरमेंट सिर्फ डाउनवर्ड होता है। तो सर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट में फिर फर्क क्या हुआ? लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली और टेक्निकली रियल लाइफ में अगर आपका असेट बढ़ रहा है तो आप AS 10 अप्लाई करते हो, पर अगर आपके असेट का वैल्यू गिर रहा है तो आप AS 10 के हिसाब से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं करते हो, आप AS 28 के हिसाब से इंपेयरमेंट करते हो। बस ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, सो दीज वर सम ऑफ द इंडिकेटर्स। याद रहेगा, मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन, चेंजेस एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू सम चेंजेस, टेक्नोलॉजी, लीगल, मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, डिस्काउंट रेट जिसके कारण बढ़ जाएगा, नेटवर्थ मार्केट की कम हो गई बुक वैल्यू से, इंटरनल फिजिकली असेट डैमेज हो गई, ठीक है? उसके अलावा क्या बोलते हैं, असेट इज बिकमिंग आइडल ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग, फिर उसके बाद असेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज वर्स्ट देन एक्सपेक्टेड, और असेट की यूजफुल लाइफ भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। तो दीज वर द इंडिकेटर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इंडिकेटर्स आ गए, मैं इंपेयरमेंट करूंगा, इंपेयरमेंट का मतलब होता है रिडक्शन। अब इंपेयरमेंट के केस, अब जर्नल एंट्री थोड़ी सी समझ लेते हैं। जब आप डेप्रीसिएशन लगाते हो तो जर्नल एंट्री करते हो डेप्रीसिएशन टू असेट जनरली, या फिर आप करते हो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, याद है ना? तो मैं फिलहाल नॉर्मल एंट्री बता रहा हूं, डेप्रीसिएशन टू असेट, और डेप्रीसिएशन को आप ले जाते हो P&L में, सिंपल। पर इंपेयरमेंट में थोड़ा सा चेंज है। जब आप इंपेयरमेंट की एंट्री करते हो तो इंपेयरमेंट लॉस टू असेट तो होता है, असेट की वैल्यू गिर गई और लॉस बुक हुआ, पर ये लॉस जो होता है, ये लॉस आप सबसे पहले राइट ऑफ करते हो रीवैल्यूएशन रिजर्व से, अगर आपके पास उसी सेम असेट का रीवैल्यूएशन रिजर्व रखा हुआ है तो उसी असेट का या उसी क्लास ऑफ असेट्स का आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व रखा है तो आप लेस कर देते हो, और बाकी का बचा हुआ आप P&L में डालते हो। तो डेप्रिसिएशन हमेशा P&L में जाता है, पर इंपेयरमेंट लॉस पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ होता है, फिर P&L में जाता है अगर कुछ बच जाता है तो। ये हो गई जर्नल एंट्री वाइज। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? हाउ टू कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे होता है इंपेयरमेंट लॉस? तो उसके लिए आपको कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, दो चीजों को कंपेयर करना होता है। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक वैल्यू, और रिकवरेबल अमाउंट अभी हम बात करेंगे। तो कैरिंग अमाउंट कैसे निकाली जाती है? बुक वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टिल डेट। जिस दिन तुम इंपेयरमेंट लगा रहे हो, देखो इंपेयरमेंट जनरली बैलेंस शीट डेट पे लगता है, ईयर एंड पे लगता है, मिड में कभी नहीं लगता। तो जब तुम ईयर एंड पे तुम इंपेयरमेंट करना चाहते हो तो पहले तुम ईयर एंड तक का डेप्रिसिएशन लगा दो, क्योंकि क्या पता बाद में डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इंपेयरमेंट की जरूरत ही ना पड़े। तो कैरिंग अमाउंट तुम जब निकालोगे तो जिस दिन तुम इंपेयरमेंट लगाना चाहते हो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। अब आते हैं रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट और वैल्यू इन यूज, NSP एंड VIU। NSP मतलब नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट, VIU मतलब वैल्यू इन यूज। अब ये दोनों क्यों, कोई एक चीज क्यों नहीं? असेट को मैं आइदर यूज करूंगा तो बेनिफिट्स रिकवर कर पाऊंगा, या तो मैं असेट को सेल करने से भी बेनिफिट्स रिकवर कर पाऊंगा। सेल करने से बेनिफिट रिकवर करूंगा, दैट इज कॉल्ड NSP। अगर आज ही सेल कर दिया तो सेल करने से कितना वैल्यू रिकवर होगा? माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। जैसे NRV निकालते हो इन्वेंट्री की, वैसे ही NSP। पर अगर मैं असेट को सेल ना करके यूज करूं तो उससे मुझे बिजनेस में बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर वो बेनिफिट्स में कैश के फॉर्म में निकालूं और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। जहां मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे वो मेरी रिकवरेबल अमाउंट है। ज्यादा बेनिफिट हायर इसीलिए कि मतलब मेरे पास स्कोप है कि मैं
मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट रिकवर कर सकता हूं। ठीक है, तो नेट सेलिंग प्राइस रिकवरी ऑन सेल ऑफ असेट, वैल्यू इन यूज रिकवरी ऑन द फर्दर यूज ऑफ द असेट। अगर मैं फर्दर यूज करूंगा विच एवर इज हायर करके आपका रिकवरेबल अमाउंट आएगा, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करोगे कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगा तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया है कि नहीं? स्मॉल एंटिटीज को भी लगाना होता है इंपेयरमेंट, वो अपन आज के लेक्चर के एंड में पढ़ेंगे कि इंपेयरमेंट किसको लगाना होता है किसको नहीं लगाना होता है, वो अमेंडमेंट में कवर करूंगा मैं। किस में कवर करूंगा? अमेंडमेंट के अंदर कवर करूंगा। तो प्लीज अभी स्मॉल को लगाना पड़ता है, हाई किसको लगाना पड़ता है, ये वाली बातें बाद में। नेट सेलिंग प्राइस मतलब असेट की आज की मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द असेट इनटू सेलेबल कंडीशन। अब सेलिंग एक्सपेंस के अंदर आप कुछ भी नहीं ले लोगे कि भाई चलो यार सेलिंग एक्सपेंस, ओवरहेड से सेलिंग एक्सपेंस, ये है सेलिंग एक्सपेंस। असेट को सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जो खर्चा हुआ, जैसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी खर्चा, ब्रोकरेज, सेल करने के लिए ब्रोकरेज लगा, सेल करने के लिए अपने को पैकेजिंग करनी पड़ रही है, ये सब। पर इंप्लॉय टर्मिनेशन एक्सपेंसेस आर नॉट ट्रीटेड एज सेलिंग एक्सपेंस। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं असेट्स को सेल कर रहा हूं, मैं मल्टीपल असेट्स को सेल कर रहा हूं या सेल करूंगा। अब जब सेल करूंगा तो मुझे इंप्लॉइज को भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज वो जो असेट्स हैं उन असेट्स को इंप्लॉइज चला रहे थे। अब मुझे सुपरवाइजर्स की कोई काम नहीं आएगी क्योंकि असेट्स ही बिकेंगी तो सुपरवाइजर को कोई काम नहीं आएगा। जब मैं इंप्लॉइज को निकालूंगा तो इंप्लॉइज को निकालने के लिए मुझे उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो क्या उनका कॉम्पनसेशन भी मैं सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट मानूंगा? नहीं। असेट को सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए इंप्लॉय को जो मैं कॉम्पनसेशन पे कर रहा हूं वो जरूरी नहीं है, वो तो मैं अलग से उनको पे कर रहा हूं बिकॉज आई एम हैविंग ऑब्लिगेशन टू पे देम कहीं ना कहीं, नहीं तो मेरे ऊपर वो कोर्ट केस कर देंगे। ठीक है ना, कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। अगर मेरी लिस्टेड कंपनी तो और दिमाग खराब, मार्केट में वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए मैं उनको पे कर रहा हूं, अदरवाइज मुझे तो असेट सेल करना ही चाहिए। तो इंप्लॉय टर्मिनेशन एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस नहीं होगा। असेट को सेलेबल कंडीशन तक लाने के लिए जो खर्चे होते हैं, ब्रोकरेज, लीगल एक्सपेंसेस, स्टैम्प ड्यूटी, पैकेजिंग वगैरह, ये सब। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? जस्ट अ मिनट। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलिए अब बात करते हैं वैल्यू इन यूज की। तो वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं? एनएसपी तो बहुत ही क्लियर होगा, एनएसपी में आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं देगा, जहां टेंशन देनी होगी उसको वो मैंने आपको पॉइंट बता दिया। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज आपको क्या करना पड़ता है? आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, नेट, नेट फ्यूचर कैश इनफ्लोज, नेट। ये नेट क्या है मैं करूंगा, बताऊंगा आपको। तो फ्यूचर में कितने कैश इनफ्लोज मुझे होंगे यूज करके मैं उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, इंक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू। मान लो मैं असेट्स को 5 इयर्स तक यूज करूंगा, तो 5 इयर्स के पूरे कैश फ्लोज, और 5th ईयर के एंड में जब मैं असेट को सेल करूंगा रेसिडुअल वैल्यू वो भी मैं यहां पर कंसीडर करूंगा। ठीक है, फॉलोइंग कैश फ्लोज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन वीआईयू। इन कैश फ्लोज को बिल्कुल मत लेना। देखो इंपॉर्टेंट है, अगर उसको ट्रिकी पॉइंट पूछना हुआ, उनको बैंड बजानी हुई तो इंपॉर्टेंट है क्या क्या कैश फ्लोज में नहीं आएगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड पेमेंट्स या रिफंड्स कैश फ्लोज में नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब जो फ्यूचर में मुझे कैश फ्लो मिलने वाले वो मुझे बिफोर टैक्स लेने, माइनस टैक्स नहीं करने का है। ठीक है ना, तो इनकम टैक्स आपको इग्नोर करने का है। आपके अभी करंट डेटर्स हैं जिनसे फ्यूचर में आपको कुछ कलेक्शन होने वाला है, तो वो तो करंट डेटर से होने वाला है ना। तो करंट डेटर की सेल तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो उनसे जो फ्यूचर में मुझे पैसा कलेक्ट होने वाला है वो मैं कैश फ्लोज में नहीं लूंगा, बिकॉज डेटर्स करंट है, सेल ऑलरेडी हो चुका है, असेट उसके लिए यूज हो गई थी।
मुझे नई सेल देखनी है, मुझे न्यू सेल देखनी है, नए डेटर्स जो जनरेट होंगे उनसे जो नया पैसा आएगा वो देखना है। तो एग्जिस्टिंग डेटर से जो फ्यूचर में पैसा आएगा उसको नहीं लेना है, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स को जो फ्यूचर में पेमेंट करूंगा वो नहीं करना है। और मान लो मैं कह रहा हूं कि बॉस मैं ना एक कंपनी एक्वायर करने वाला हूं, मैं एक अमेलगमेशन करने वाला हूं, मैं एक सब्सिडरी खरीदने वाला हूं, मैं एक मर्जर करने वाला हूं, बस होने ही वाला है 1 आध साल में, उसके बाद देखना मेरे कैश फ्लोज कितने हो जाते हैं। नहीं, जब कर लोगे ना तब की तब देखेंगे। वो कैश फ्लोज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बिजनेस एक्विजिशन के बाद होंगे, मर्जर के बाद होंगे, उनको अभी आप कंसीडर नहीं करोगे जब तक आपका एक्चुअल बिजनेस एक्विजिशन और मर्जर नहीं हो जाता। तो कैश फ्लोज के अंदर ये 4 चीजें मत लेना, इनकम टैक्स, एग्जिस्टिंग डेटर्स का कलेक्शन फ्यूचर में, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स को पेमेंट फ्यूचर में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रपोज्ड बिजनेस एक्विजिशंस, मर्जर्स एक्सेट्रा। ठीक है, आई क्या मेरी बात समझ में? बोलो बेटा, आई क्या मेरी बात समझ में? आई क्या मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। ठीक है, मतलब फ्यूचर के अमेलगमेशन, नालायक को थोड़ा सा ध्यान से सुनो, क्या लिखा है? प्रपोज्ड अमेलगमेशन होने वाला है, प्रपोज एक्विजिशन, उससे जो मेरे को कैश होगा, वो जो मेरा अंदाजा है वो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, चलो अब सर इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं? मैं आपको चैलेंज से बोल सकता हूं, इतना डिटेल्ड रिवीजन आपको नहीं मिलने वाला, हर एक चीज पर फोकस किया गया है, ऊपरी ऊपरी रिवीजन नहीं है ये। तो प्लीज 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 बच्चों, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, आपके लाइक्स बहुत कम है, लाइक्स मुझे रोज याद दिलाने पड़ते हैं, प्लीज। स्टेप्स टू कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस ऑफ द इंडिविजुअल एसेट। अगर आप इंडिविजुअल एसेट का इंपेयरमेंट करते हो, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे सीजीयू का इंपेयरमेंट, अगर आप इंडिविजुअल एसेट का इंपेयरमेंट करते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए? कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ऑन द बैलेंस शीट डेट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आपके हाथ में बुक वैल्यू होनी चाहिए आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सेकंड, आपके हाथ में रिकवरेबल अमाउंट होना चाहिए विच इज हायर ऑफ एनएसपी एंड वीआईयू। यहां पर आपकी अच्छी खासी वर्किंग होगी। अब मैं आपको ये स्टेप्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सर हमें क्वेश्चन समझ में तो आ गया पर शुरुआत कैसे करें, हमें पता ही नहीं चलता कि सर हम कैसे लिख के आए। तो सबसे पहले तुम स्टेप नंबर 1 में लिख के आओगे, कैरिंग अमाउंट लिखोगे तुम, स्टेप नंबर 1 कैरिंग अमाउंट, हेडिंग डाल देना कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। स्टेप नंबर 2 में लिखना कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ दिस एनएसपी तुम्हें दिया होगा, वैल्यू इन यूज का टेबल बना लेना, ईयर 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 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज, उसका प्रेजेंट वैल्यू और विच एवर इज हायर कर देना। स्टेप नंबर 3 में तुम कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट कर देना और डिफरेंस निकाल देना इंपेयरमेंट लॉस का। स्टेप नंबर 4 में तुम इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर देना। अगर असेट कॉस्ट मॉडल से बिलोंग करती है तो इंपेयरमेंट लॉस P&L में जाएगा क्योंकि उसका रिवोल्यूशन होगा ही नहीं। अगर असेट रिवोल्यूशन मॉडल से बिलोंग करती है तो उसका रिवोल्यूशन सरप्लस अगर रखा हुआ होगा तो ऐसे केस में इंपेयरमेंट लॉस को तुम रिड्यूस करोगे रिवोल्यूशन रिजर्व से और बाकी का P&L से। तो तुम इस स्टेप के हिसाब से अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। फिर तुमसे वो लास्ट बात पूछेगा कि बताइए असेट की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी है इंपेयरमेंट के बाद। तो कैलकुलेट रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट आफ्टर इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट के बाद असेट की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी है, असेट की रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी है इंपेयरमेंट के बाद। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? तो इंपेयरमेंट के बाद रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी, जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट थी उसमें से इंपेयरमेंट लॉस माइनस होगा तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। इफ एनएसपी इज नॉट अवेलेबल देन रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू इन यूज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हायर ऑफ एनएसपी एंड वैल्यू इन यूज होता है। मान लो किसी वजह से एनएसपी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वैल्यू इन यूज अवेलेबल है, क्या काम चलेगा? काम चल जाएगा। वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो सकता है, वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो सकता है, वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो सकता है। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट के बराबर अवेलेबल है पर वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और डीप इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये मुझे यकीन है कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। इफ वैल्यू इन यूज इज नॉट डिटर्मिनेबल देन रिकवरेबल अमाउंट कैन नॉट बी इक्वल टू एनएसपी। अगर वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है तो तू एनएसपी को खाली खाली यूज करके वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल सकता। इस केस में इफ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है, देन इट इज अज्यूम्ड दैट असेट इज नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लोज इंडिविजुअली। अगर वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं हो सकता, अब ये ना कुछ कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो अगर वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है तो मान लेना कि असेट इंडिविजुअली कैपेबल नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है कैश फ्लोज जनरेट करने की। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? क्योंकि असेट की इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है कैश फ्लो जनरेट करने की, तो आप असेट को इंडिविजुअल इंपेयरमेंट नहीं करोगे। तो फिर क्या भूल जाएंगे इंपेयरमेंट करना ही नहीं है? नहीं,
अब आता है तगड़ा पॉइंट कि जब आपको यह लगने लगे कि आपकी असेट इंडिविजुअली इंपेयरमेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसका वैल्यू इन अवेलेबल नहीं है, तो आप ये बोलोगे कि वो असेट कि कोई दोस्ती वाली असेट है क्या, उस असेट की कोई और दोस्त है क्या, उसके जैसी ही सिमिलर असेट्स हैं क्या, या वो असेट बाकी कुछ असेट्स के साथ मिलकर कैश फ्लो जनरेट कर सकती है क्या। इन सच केस इंपेयरमेंट टेस्टिंग शैल बी मेड फॉर CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट। यहां मैं 2 मिनट पॉज ले रहा हूं और आप लोगों से पूछ रहा हूं कि नंबर 1, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया, एनी डाउट तो आप पूछ लीजिए। और दूसरा, CGU स्टार्ट होने जा रहा है तो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज यहां पर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। पिछले अटेम्प्ट में AS28 के ऊपर क्वेश्चन आया था पर वो इंडिविजुअल असेट के ऊपर आया था। कुछ बच्चे हैं, मुझे पता है, जो इंडिविजुअल असेट तक का इंपेयरमेंट करके आते हैं, फिर बाकी का वो नहीं ज्यादा ध्यान देते, CGU VGU पर ध्यान नहीं देते, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट तो भूल ही जाओ। तो बॉस इंस्टीट्यूट अपना लेवल बढ़ा रहा है दिन ब दिन, तो CGU कुड बी द इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट्स। असेट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए लोडिंग किया तो वो लेबर वेजेस NSP से डायरेक्ट होगा। यस होगा राज, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं CGU। तो वैल्यू यूनिट्स अगर अवेलेबल नहीं है तो असेट इंडिविजुअली इंपेयरमेंट नहीं हो सकती, असेट के पास इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं है कैश जनरेट करने की, ऐसे केस में आप CGU को आइडेंटिफाई करोगे। CGU स्मॉल ग्रुप, CGU कौन होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ असेट विच कंबाइन टुगेदर एंड कैपेबल ऑफ जनरेटिंग वैल्यू इन यूज। तो असेट का एक स्मॉलेस्ट ग्रुप जो मिलकर वैल्यू इन यूज जनरेट कर सकता है। CGU एक फैक्ट्री अपने आप में एक CGU हो सकता है, फैक्ट्री में मल्टीपल असेट्स हो सकती हैं, एक इंटायर सब्सिडरी कंपनी CGU हो सकती है, या सब्सिडरी के अंदर अलग अलग CGUs हो सकते हैं, एक ब्रांच आपकी CGU हो सकती है, एक फूड आउटलेट, सिंपल सा एक फूड आउटलेट, मतलब डोमिनोज के जितने भी अलग अलग आउटलेट्स हैं सब अपने आप में एक CGU हो सकते हैं, क्योंकि हर आउटलेट में मशीनें रखी हुई हैं, पैसे कमा के दे रहा है। ठीक है, तो ये सब CGU हो सकता है। अब CGU का इंपेयरमेंट कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल एसेट का इंपेयरमेंट तो ठीक है, अब CGU का इंपेयरमेंट कैसे निकालेंगे, तो CGU में होती हैं मल्टीपल असेट्स, असेट 1, असेट 2, असेट 3, असेट 4। तो सिंपल सी बात है, सभी असेट्स का कैरिंग अमाउंट टोटल कर दो और सभी असेट्स का रिकवरेबल अमाउंट आपको दिया रहेगा। रिकवरेबल अमाउंट, बल्कि यहां पर उल्टा, आपको यहां पर ज्यादा टेंशन नहीं आएगी, यहां पर आपको CGU का रिकवरेबल अमाउंट वो आपको खुद ही देगा। मोस्टली आपको सभी असेट्स का कैरिंग अमाउंट अलग 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 देगा, आपको टोटल करना है। जैसे इसने आपको असेट ABC के कैरिंग अमाउंट दे दिए, सबका टोटल करो कितना आया, 30 लाख। रिकवरेबल अमाउंट अलग से दे दिया, मान लो 25 लाख, तो 30 को 25 से कंपेयर किया, 5 लाख रुपीस का इंपेयरमेंट लॉस आया फॉर द CGU। अब ये 5 लाख रुपीस के लॉस को आप अलोकेट कर दोगे तीनों की तीनों असेट की कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में। तो 5 लाख इंटू 12/30 इंटू 8/30 इंटू 10/30, 12, 8, 10। तो आप इंपेयरमेंट लॉस को रिस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स के प्रोपोर्शन में अलोकेट कर दोगे इंपेयरमेंट लॉस को। तो ये इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट हो गया। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं। CGU असेट्स, अब CGU में कौन कौन सी असेट्स आती हैं, मेन असेट्स, मेन असेट्स थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं। मेन असेट्स जो CGU की असेट्स आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी, CGU की असेट्स में गुडविल भी आ सकता है। गुडविल जो है ना वो किसी एक CGU के लिए नहीं होता,
गुडविल को हमें मल्टीपल सीजीयूज में अलोकेट करना पड़ता है, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। तो मेन असेट्स आ गई, गुडविल अलोकेट करके आपने डाल दिया और कॉर्पोरेट असेट्स अलोकेट करके डाल दिया। तो सीजीयू के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, कुछ मेन असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स वगैरह, अलोकेटेड गुडविल एंड अलोकेटेड कॉर्पोरेट असेट्स। यहां तक डन। गुडविल की बात करते हैं। गुडविल कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट इंडिविजुअली, एमसीक्यू वाला पॉइंट है। गुडविल कभी भी इंडिविजुअल इंपेयरमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि गुडविल का बुक वैल्यू तो ले आओगे, रिकवरेबल अमाउंट गुडविल का तुम नहीं ला सकते कभी भी। तो गुडविल को तुम इंडिविजुअली इंपेयर कभी नहीं करोगे। गुडविल को तुम्हें हमेशा सीजीयू में अलोकेट करना पड़ेगा, मल्टीपल सीजीयू से तो अपोर्शन करना पड़ेगा। गुडविल शुड बी अलोकेटेड टू ऑल सीजीयूज ऑन अ रीजनेबल बेसिस। अभी हम रीजनेबल बेसिस पे आएंगे कि रीजनेबल बेसिस क्या होगा। आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट असेट्स। अब कॉर्पोरेट असेट्स क्या होती है? कॉर्पोरेट असेट्स भी जस्ट लाइक बिल्डिंग, एसी, कुछ व्हीकल्स ही होते हैं, बट ये जो कॉर्पोरेट असेट्स होती है ये डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प नहीं करती। जैसे मैं अगर अपने स्टूडियो की बात करूं तो मेरे स्टूडियो में जो कैमरा है वो मेरी मेन असेट है, लाइटिंग जो मैंने अलग से की हुई है मेरा मेन असेट है, मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मेरी मेन असेट है, मेरा जो लैपटॉप है वो मेरा मेन असेट है, यहाँ का जो टेबल है मेन असेट है, जो कुर्सी है मेन असेट है, ये मेन असेट है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? बट इसके अलावा मैंने अलग से एक ऑफिस लेके रखा है, उस ऑफिस में मेरे दो तीन स्टाफ बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, वो सपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, वो मेरा काम कर रहे हैं, वो मेरे लिए कॉर्पोरेट असेट्स है। तो कॉर्पोरेट असेट डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट करके नहीं देता, ठीक है ना, डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट करके नहीं देता, पर वो इनडायरेक्टली सीजीयूज को हेल्प करता है कैश फ्लो जनरेट करने में एफिशिएंटली। दीज असेट्स व्हिच help all CGUs to generate cash. Corporate assets are also allocated to the reasonable basis. ठीक है, तो कॉर्पोरेट असेट का बेस्ट एग्जांपल दूं, हेड ऑफिस असेट्स। कॉर्पोरेट असेट्स मतलब हेड ऑफिस असेट्स। हेड ऑफिस असेट्स क्या डायरेक्टली आपको ये मैन्युफैक्चरिंग करके देते? क्या डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते? नहीं, पर ये बेसिकली हेड ऑफिस के असेट्स हैं, तो आप इनको सीजीयू में अलोकेट करते हो क्योंकि ये सीजीयू को हेल्प करते हैं। हर फैक्ट्री का मैनेजमेंट हेड ऑफिस से होता है, हर ऑफिस का मैनेजमेंट हेड ऑफिस से हो रहा है, तो इसीलिए। ठीक है, चलिए अब ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू। आपने सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस निकाला, ठीक है। ये इंपेयरमेंट लॉस के लिए भी से पहले मुझे कायदे से ये वाला पॉइंट पहले डिस्कस करना चाहिए, अलोकेशन ऑफ गुडविल एंड कॉर्पोरेट असेट। अब हमने बोला कि गुडविल और कॉर्पोरेट असेट को रीजनेबल बेसिस पे अलोकेट करते हैं, तो गुडविल को कैसे अलोकेट करोगे? तो गुडविल को अलोकेट करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी एज पर द रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, गुडविल को अलोकेट करने का आपको रेशियो दिया जाएगा कि देयर आर 3 सीजीयू, सीजीयू 1, सीजीयू 2, सीजीयू 3। गुडविल को अलोकेट कर दो 1:1:1 पे, 3:2:1 पे, या जो भी आपको रेशियो बोला जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर? जो भी आपको रेशियो बोला जाएगा, ठीक है, तो उस रेशियो में। पर अगर आपको क्वेश्चन में अगर रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हर सीजीयू की फेयर वैल्यू जरूर दी गई होगी, हर सीजीयू की फेयर वैल्यू जरूर दी गई होगी, उस फेयर वैल्यू के प्रपोर्शन में आप बांट दोगे। ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, डोंट वरी, घबराना मत, ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब बात करते हैं, पर हां आपको प्रायोरिटी देनी है रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो उसके बेसिस पर। जस्ट अ मिनट। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट असेट। कॉर्पोरेट असेट में भी रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में या तो रेशियो दिया होगा, अगर आपको रेशियो नहीं दिया है तो यहां पर फेयर वैल्यू नहीं, यहां पर हर सीजीयू की कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय उसकी यूजफुल लाइफ, हर सीजीयू की कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। तो जो भी रेशियो बनेगा इससे, उस रेशियो में आप अलोकेट करोगे, उस रेशियो में आप अलोकेट करोगे। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? आई मेरी बात समझ में? गुडविल आपको पता ही है, इंपेयर तो ठीक है, पर उसका क्या डेप्रिसिएशन मतलब अमोर्टाइजेशन लगता है? द आंसर इज यस, लगता है मैक्सिमम 5 इयर्स में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। तो ये तो था आपका गुडविल और कॉर्पोरेट असेट को अलोकेट कैसे करते हैं, गुडविल और कॉर्पोरेट असेट को अलोकेट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू। सीजीयू का जब इंपेयरमेंट लॉस आएगा, कैसे आया लॉस? आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू जिसमें मेन असेट गुडविल कॉर्पोरेट असेट है,
और रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको लॉस आ गया, यह तो हमने एलोकेट कर लिया, पर मान लो इसमें गुडविल भी है वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ द अलोकेटेड गुडविल। जो भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा उसमें से आप गुडविल सबसे पहले माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? गुडविल पहले माइनस करोगे। बचा हुआ इंपेयरमेंट लॉस, मतलब जैसे मान लीजिए आपका इंपेयरमेंट लॉस आया 5 लाख, 5 लाख में से आपने गुडविल माइनस कर दिया मान लो 1 लाख, अब आपका बचा 4 लाख। तो 4 लाख रुपीस के इंपेयरमेंट लॉस को आप अलोकेट करोगे टू ऑल अदर मेन असेट्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट असेट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट। अब जो भी आपकी मेन असेट्स बच गई और कॉर्पोरेट असेट की अलोकेटेड वैल्यू बच गई, उनकी कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शन में आप इंपेयरमेंट लॉस को अलोकेट कर दोगे। अब देखो क्या पॉइंट है कि मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं, एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। करें? एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊं? क्या मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊं? देखो, मशीन 1, मशीन 2, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, इन सब की बुक वैल्यू CGU1, CGU2, CGU1, CGU2, मतलब मशीन एंड बिल्डिंग 1 बिलोंग्स टू CGU1, मशीन 2 एंड बिल्डिंग 2 बिलोंग्स टू CGU2। अदर देन दैट देयर इज अ गुडविल, जिसको आप दोनों CGUs में अलोकेट करोगे 1:1 में। कॉर्पोरेट एसेट है जिसको आप अलोकेट करोगे 3:2 में। वेरी वेरी सिंपल। रिकवरेबल अमाउंट आपको ऑलरेडी दे रखा है, मतलब दिस इज द लेवल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ICI। दिस इज द लेवल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ICI। बस पॉइंट ये है कि मैंने आपको डायरेक्ट फिगर्स दिए, आपको ICI एक पैराग्राफ बना के देगा, तो आपको पैराग्राफ को डिकोड करना है इस फॉर्म में। बोलो बेटा, क्लियर? अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्टेप वन मैंने आपको बताई थी हमेशा क्या होगी? कैरिंग अमाउंट CGUs की। तो CGU1, CGU2, आपकी मशीन आ गई 15 लाख, 9 लाख, और बिल्डिंग आ गई 30 लाख, 38 लाख, 38। अब आपने गुडविल 6 लाख को अलोकेट किया 1:1, मतलब 33, और आपने कॉर्पोरेट एसेट को अलोकेट कर दिया 750 3:2 में, मतलब 450 और 3 लाख। तो कुल मिला के टोटल कैरिंग अमाउंट आ गई, और टोटल कैरिंग अमाउंट आ गई, टोटल कैरिंग अमाउंट आ गई, टोटल कैरिंग अमाउंट आ गई। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? टोटल कैरिंग अमाउंट आ गई, टोटल कैरिंग अमाउंट आ गई, टोटल कैरिंग अमाउंट आ गई, टोटल कैरिंग अमाउंट आ गई। समझा? अब टोटल कैरिंग अमाउंट को टोटल रिकवरेबल अमाउंट जो आपको दिया हुआ है 45 लाख एंड 40 लाख, 45 लाख एंड 40 लाख, 45 लाख एंड 40 लाख रिकवरेबल अमाउंट से आपने कंपेयर किया, रिकवरेबल अमाउंट से आपने कंपेयर किया। डन? बोलो बेटा, डन? जब आपने कंपेयर किया रिकवरेबल अमाउंट से, तो आपका क्या आया? इंपेयरमेंट लॉस। पहले वाले का 50 में से 45 गया 750, दूसरे वाले का 53 में से 40 गया 13 लाख, आपका इंपेयरमेंट लॉस आया। डन? अब इंपेयरमेंट लॉस को अलोकेट कैसे करेंगे, राइट ऑफ कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जो गुडविल आपने अलोकेट की रखी थी CGU वाइज, वो माइनस कर दो। तो आपने CGU वाइज कितनी गुडविल अलोकेट की थी? 3 लाख, 3 लाख, तो आप 3 लाख दोनों में से हटा दो, तो 750 के इंपेयरमेंट लॉस में से 3 लाख का गुडविल चला गया, बचा 450। 13 लाख में से 3 लाख का गुडविल गया, बचा 10 लाख। अब जो बचा हुआ 450 और 10 लाख है, उसको अलोकेट करेंगे मशीन, बिल्डिंग, कॉर्पोरेट एसेट के वैल्यूज में। तो मशीन, बिल्डिंग, कॉर्पोरेट एसेट कितनी थी? 15, 30, 450, 9, 38, 3। तो 15, 30 और कॉर्पोरेट एसेट का बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो एज अ बैलेंसिंग फिगर। आपने मशीन में इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट कर दिया 136, 36, 4, बिल्डिंग में 27, 27, 27, और कॉर्पोरेट एसेट में 40909। इन द सेम सेंस मशीन में आपने अलोकेट कर दिया, बिल्डिंग में अलोकेट कर दिया, और कॉर्पोरेट एसेट में अलोकेट कर दिया फॉर द CGU2। बोलो बेटा, दिस इज द वे यू नीड टू कैलकुलेट द अलोकेट द इंपेयरमेंट लॉस। नाउ लास्ट स्टेप नंबर 4, कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस कितनी बची? तो मशीन 1 कितनी थी? 15 लाख, उसमें से लॉस कितना माइनस हुआ? 136, 36, 4, तो बची इतनी। वैसे ही बिल्डिंग, वैसे ही कॉर्पोरेट एसेट, गुडविल बचेगी नहीं क्योंकि पूरी राइट ऑफ हो गई। सो गाइस, दिस इज द वे यू नीड टू कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस ऑफ द CGU। बहुत ईजी है बेटा, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है, बस आपको प्लस माइनस का गेम खेलना है और आपको बेहतर प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है? समझ में आया आपको? बोलो बच्चों, समझ में आया आपको? बैटरी बैटरी डिस्चार्ज हो गया।
बोलो बेटा, क्लियर हुआ? सर आपने जो प्रेजेंटेशन किया है वो कर सकते हैं एग्जाम में। डियर, मैं पिछले इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैराथन आपकी ले रहा हूँ, क्या मैं इतना बड़ा वाला पागल हो सकता हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन कुछ भी करवाऊँ और एग्जाम में कुछ और करना पड़े? ऑफ कोर्स डियर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी ऑब्लिगेशन बनती है कि मैं वही तरीका करवाऊं जो तरीका एग्जाम में एक्सेप्टेबल हो। हाँ, आई नो आपके मन के अंदर फीलिंग थी, क्वेश्चन थी, आपने पूछ लिया, पर क्या होता है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो वो मेरे मन के अंदर की जो फीलिंग थी वो मैंने आपको बता दिया। मैं इतना बड़ा वाला पागल नहीं हो सकता कि आप प्रेजेंटेशन में आपको कुछ और दूं। आप बिल्कुल कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब करते हैं। अब छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। व्हाट इफ गुडविल एंड कॉर्पोरेट असेट्स आर नॉट अलोकेबल? अगर गुडविल और कॉर्पोरेट असेट आप अलोकेट नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जांपल, अब देखो चांसेस कम है, इंस्टीट्यूट यहां तक पहुंचेगा उसके चांसेस कम है, बट यार देखो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, माहिर है इंस्टीट्यूट सस्पेंस रखने में और अटैक देने में। तो अगर गुडविल और कॉर्पोरेट असेट किसी वजह से अलोकेट नहीं हो पा रहा, मतलब उसके रेशियोज नहीं दिए हुए, ना ही फेयर वैल्यूज दी हुई है ना, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आप गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट को अलोकेट नहीं कर सकते हो, फिर क्या करोगे? फिर ऐसे केस में फॉलो बॉटम अप अप्रोच फर्स्ट एंड देन टॉप डाउन अप्रोच। ये फर्स्ट बॉटम अप अप्रोच फर्स्ट एंड देन टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि देखो गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट आप अलोकेट नहीं कर सकते ना, तो उनको इग्नोर ही कर दो, उनको इग्नोर ही कर दो। उनको इग्नोर करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हमें कहा जाता कि गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट नहीं हो सकते, तो मैं क्या करता? मैं इनको इग्नोर कर देता, मैं इनको इग्नोर कर देता और मैं CGU1 सिर्फ 1530 मशीन बिल्डिंग का मान लेता, CGU2 सिर्फ इसका मान लेता और रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करके इंपेयरमेंट लॉस निकाल लेता और वो मैं बिल्डिंग और मशीन में एलोकेट करता। इसको बोलते हैं बॉटम अप, इसको बोलते हैं बॉटम अप। समझ रहे क्या मेरी बात? क्या कहते हैं इसको? बॉटम अप। कि अगर गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट एलोकेट नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो ना उनको, उनको छोड़ दो ना, छोड़ के आप इंपेयरमेंट निकालो, इंपेयरमेंट लॉस निकालो और इंपेयरमेंट लॉस को मशीन और बिल्डिंग में एलोकेट कर दो। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। इंपेयरमेंट ऑफ CGU एक्सेप्ट अनअलोकेबल गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट, अनअलोकेबल गुडविल कॉर्पोरेट एसेट छोड़कर बाकी आप इंपेयरमेंट कर लो, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। कुछ नया नहीं है, बस गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट को मत रखो। बच्चों कमेंट्स नहीं आ रहे तुम्हारे। अब बॉटम अप अप्रोच में तुमने मशीन बिल्डिंग को इंपेयर कर लिया, रिवाइज वैल्यूज आ गई। अब एक काम करो, अब अप्लाई करो टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि देखो गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट क्वेश्चन में है तो सही, बस उसको अलोकेट नहीं कर पा रहे। तो यार ये गलत हो जाएगा कि हमने गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इग्नोर नहीं करना है, फिलहाल उनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है और बाकी एसेट्स को इंपेयर जैसे करते हैं वो करना है। अब टॉप डाउन अप्रोच बोलता है कि अब एक काम करो, तुमने CGU1 CGU2 CGU3 को अलग अलग इंपेयरमेंट कर लिया बॉटम अप में। अब एक काम करो, CGU1 की मशीन बिल्डिंग, CGU2 की मशीन बिल्डिंग, मतलब जैसे ये, तो मशीन बिल्डिंग मान लो ये इंपेयर हो चुकी है विदाउट गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट। तो अब इन सबको टोटल करो एक साथ, सबको एक साथ, मतलब CGU1 CGU2 सबकी एसेट्स का टोटल कर लो, जो टोटल आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा है आफ्टर इंपेयरमेंट, सबका टोटल कर लो। ठीक है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स आफ्टर बॉटम अप इंपेयरमेंट। बॉटम अप इंपेयरमेंट लगाने के बाद इन सबकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? तो गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट CGU वाइज अलोकेट नहीं हो सकता, पर पूरी एंटिटी वाइज तो कॉमनली अलोकेट हो सकता है ना।
कि भाई सीजीयू 1 में कितना जाएगा, 2 में कितना जाएगा, 3 में कितना जाएगा, ये नहीं बता सकते मैं, चलो ठीक है, पर पूरी एंटिटी में कॉमनली तो ये वो पूरी एंटिटी का ही हुआ ना। तो आपने क्या किया, टॉप डाउन अप्रोच एंटिटी एज अ होल का करते हो, एंटिटी एज अ होल। आपने एंटिटी के सारे असेट्स ले लिए आफ्टर इंपेयरमेंट, और उसमें आपने फाइनली गुडविल और कॉर्पोरेट असेट जोड़ दिया। अब आपका एंटिटी का कैरिंग अमाउंट आ गया, एंटिटी का कैरिंग अमाउंट आ गया, एंटिटी का कैरिंग अमाउंट आ गया, एंटिटी का कैरिंग अमाउंट आ गया। अब एंटिटी का रिकवरेबल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करो। अब जो इंपेयरमेंट लॉस आया, उस इंपेयरमेंट लॉस में से सबसे पहले जो गुडविल थी वो माइनस कर लो, और कुछ बच गया तो उसमें से अनअलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट माइनस कर लो। बेटा देखो, टेक्निक वही है जो इंडिविजुअल एसेट के साथ होती थी या जो नॉर्मल फॉलो करते हैं, बस थोड़े से प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो ये हो गई आपकी टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? पहले अनअलोकेबल गुडविल माइनस कर दिया, फिर अनअलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट माइनस कर दिया। गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? जल्दी बोलिए। हेमलता, मैंने आपका पॉइंट पढ़ लिया, पर बेटा बार बार मत पूछिए सर वर्स्ट केस सिनेरियो आ सकता है, क्या आ सकता है क्वेश्चन में, पहले उसके लिए टिप बता दो। आप टॉपिक वाइज वर्स्ट केस सिनेरियो पूछ रहे हो या फिर पूरे पेपर में वर्स्ट केस सिनेरियो पूछ रहे हो, आई डोंट नो। टॉपिक वाइज पूछ रहे हो तो मेरे जितने भी रिविजन्स हैं मैंने हर एक एरिया कवर किया है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या क्या आ सकता है, वो मैंने अपने समरी में कवर कर दिया है बेटा। ठीक है, आप जनरल बेसिस पे वर्स्ट केस सिनेरियो पूछ रहे हो तो बस उसमें यही टिप रहेगी कि उस पॉइंट को फिलहाल, उस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दो, और लास्ट के लिए एटलीस्ट 5 मिनट बचा के रखो, और जितना आप उसके लिए लिख के आए। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ AS28 में बेटा, सब वर्स्ट के सिनेरियो ही बता रहा हूं। अब उसमें तेरे को क्या नाच के बताऊं बेटा, या क्या टिप दूं? मतलब टिप में एज अ टीचर मेरे लिए बेस्ट टिप ये हो सकती है कि मैं सब कुछ पढ़ा दूं कि भाई वर्स्ट के सिनेरियो में ये आ सकता है तो इसको तुम स्टेप वाइज ऐसे ऐसे सॉल्व करो। तू क्या जानना चाहती है, तू इलोबोरेट कर। ठीक है, मैं इसका क्या करूंगा अभी, इसका सीजीयू का और रिवर्सल का एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, बस एक क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। चलिए, अब आते हैं रिवर्सल के ऊपर, अब आते हैं अपन रिवर्सल के ऊपर। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, तो याद रखना सबसे पहले गुडविल एक बार इंपेयर हो गई फिर कभी रिवर्स नहीं हो सकती है, फिर कभी रिवर्स नहीं हो सकती है, फिर कभी रिवर्स नहीं हो सकती है। गुडविल एक बार इंपेयर हो गई तो फिर कभी रिवर्स नहीं हो सकती है, गुडविल एक बार इंपेयर हो गई तो उसके बाद कभी रिवर्स नहीं हो सकती है। ठीक है, बाकी असेट्स इंपेयर होने के बाद उनका रिवर्सल पॉसिबल है अगर रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई तो, अगर रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया तो बाकी असेट्स का रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस पॉसिबल है अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से बढ़ गया तो। अब करेंगे कैसे, अब इसको करेंगे कैसे, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हमारे पास क्वेश्चंस AS28 के कौन से हैं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से भी आपको बता दूंगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन नंबर 97, ये है आपका रिवर्सल का क्वेश्चन, ये है आपका रिवर्सल का क्वेश्चन, ठीक है। रिवर्सल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। Himalaya Limited, which is in the business of manufacturing and exporting its products, sometimes back at the end of 2004, government put restrictions on the export of goods exported by Himalaya. And due to that restriction, देखो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई, मतलब लीगल एनवायरनमेंट बदला, मतलब एडवर्स इफेक्ट बिजनेस पे आया, मतलब ये एक एक्सटर्नल इंडिकेटर हुआ जिसकी वजह से हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और ये कब हुआ? 2004 में। Himalaya impaired its assets. Himalaya Limited acquired identifiable assets worth rupees 5500. बेटा identifiable assets मतलब मेन assets for rupees 6000 lakh। तो हिमालय लिमिटेड ने असेट्स कितने की परचेज की? 5500 की। कितने में? 6000 में। तो इसका मतलब बाकी का डिफरेंस क्या माना जाएगा? गुडविल। तो बेसिकली उसने सपोज एक कंपनी को खरीदा 6000 के परचेज कंसिडरेशन में, जिसमें असेट्स की वैल्यू है 5500 और गुडविल है बाकी का 500, ठीक है। गुडविल है बाकी का 500। तो आपकी असेट्स कितने की हो गई? आपकी असेट्स कितने की हो गई मैं आपको यहां पर करवा दूं। तो बेसिकली आपकी असेट्स हो गई 5500 और आपकी गुडविल हो गई 500, ठीक है। अब आप देखिए द यूजफुल लाइफ ऑफ द आइडेंटिफाइबल असेट इज 15 ईयर्स। तो इसकी लाइफ कितनी होती है? 15 ईयर्स। गुडविल को कैसे अमोर्टाइज करते हैं? 5 ईयर्स में। तो मुझे बताइए डेप्रीसिएशन एनुअल कितना आएगा? एनुअल डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 366.67 और 100, ठीक है। जतिन मैं तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं समझा कि सर अगर गुडविल मेंशन किया नहीं होगा तो रिवॉल्यूशन गेन, गुडविल नहीं किया होगा मेंशन तो रिवॉल्यूशन गेन मतलब क्या नाता है उससे? नहीं समझा मैं जतिन तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। फिर when the government put the restriction at the end of 14, the company recognized the impairment loss by determining the recoverable amount of the asset 3120, ठीक है। अब ये कंपनी ने असेट खरीदी कब थी? खरीदी थी X10 में, X10 में खरीदी थी। तो मुझे बताओ आपकी कैरिंग अमाउंट X4 में कितनी आएगी? 10, 11, 12, 13, 14। X4 में बिगिनिंग में कितनी आएगी? मतलब हम 4 साल मान रहे हैं, ठीक है। तो बताओ कैरिंग अमाउंट कितनी बचेगी? 5500 15 ईयर्स के हिसाब से डेप्रिशिएट करते हो तो 11 ईयर्स के हिसाब से रिमेनिंग वैल्यू बचनी चाहिए, क्योंकि 4 ईयर्स हो गए। अरे 10 के बाद 4 आ रहा है तो 4 ईयर्स हो गए, तो कैरिंग अमाउंट कितनी बचनी चाहिए? 4033, ठीक है। और गुडविल कितनी बचनी चाहिए? 500 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, क्योंकि एक ही साल रिमेनिंग। मैं बोल रहा हूं बेस्ड ऑन रिमेनिंग लाइफ आपका ये बचा 100। अब आपने ये टोटल कर दिया तो टोटल कैरिंग अमाउंट कितना आया? 4033 प्लस 100 4133, 4133, ठीक है। 4133। अब रिकवरेबल अमाउंट कितना आया? रिकवरेबल अमाउंट 3120। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आया? 4133 3120, ये आया 1013। 1013 में से आपने गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर दिया तो आपका बचा 913 इंपेयरमेंट लॉस फॉर आइडेंटिफाइबल असेट्स। तो अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? 4033 में से 913 गया, 3120 आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ गई रिकवरेबल अमाउंट के बराबर, ठीक है। 2000 X4 में। अब
इन 2016, 2 साल बाद, गवर्नमेंट लिफ्टेड द रेस्ट्रिक्शन, लिफ्टेड मतलब रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, तो ये तो पॉजिटिव चेंजेस हुए on the export, and due to this favorable changes Himalaya re-estimated the recoverable amount which was estimated at 3420. तो सबसे पहले मुझे बताओ 2016 में अब सबसे पहले मुझे बताओ, नंबर 1, कैरिंग अमाउंट एक्चुअल कितनी है आफ्टर डेप, डेप के बाद एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कितनी है? 3120 यहां पर थी, और उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बची थी? रिमेनिंग लाइफ कितनी बची थी? 11 ईयर्स। तो बेस्ड ऑन 11 ईयर्स और 14 से 16 आ गए, 2 साल और कम हो गए, तो बेस्ड ऑन 9 ईयर्स कैरिंग अमाउंट कितनी बची? 3120 डिवाइड बाय 11 इंटू 9, 2553। तो कैरिंग अमाउंट एक्चुअल बची 2553, गुडविल तो राइट ऑफ हो चुकी है, कैरिंग अमाउंट एक्चुअल बची है 2553। आज जब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, जब मैं रिवर्सल कर रहा हूं, तो आज का रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 3420, रिकवरेबल अमाउंट 3420। आज एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है 2553, रिकवरेबल अमाउंट है 3420। कैरिंग अमाउंट, इफ देयर वॉज नो इंपेयरमेंट अर्लियर, अगर पहले, अर्लियर इन 20x4, अगर 20x4 में जो इंपेयरमेंट किया था अगर वो ना होता, तो आज कैरिंग अमाउंट कितनी होती? पता नहीं बच्चा, यहां पर ना कुछ ज्यादा ही टेंशन में आ जाता है। सिंपल सा है, अगर इंपेयर नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट कंटिन्यू होती 4033, तो 4033 11 ईयर्स के हिसाब से, तो 9 ईयर्स के हिसाब से आफ्टर डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट कितनी होती? 3300, ऑलमोस्ट 3300। ये एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है, ये रिकवरेबल अमाउंट आज की दी हुई है। कैरिंग अमाउंट अगर पहले इंपेयरमेंट ना होता, तो अगर पहले इंपेयरमेंट ना होता तो आज कैरिंग अमाउंट कितनी होती? अगर इंपेयरमेंट होता ही नहीं तो आप नॉर्मली एसेट को डेप्रिशिएट करते, आप 5500 भी ले सकते हो, 5500 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9 कर दो, तो आपकी वैल्यू आज यही आएगी। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, दिस एंड दिस विच एवर इज लोअर, दिस एंड दिस विच एवर इज लोअर, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल, रिवर्सल के बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल शुड बी लोअर ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 2 क्या है? 3420 और 3300, मतलब 3300 को लॉक कर दिया जाए। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 3300 होगी, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट 2553 है। तो बताओ कितना रिवर्सल हुआ? रिवर्सल हुआ 3300 माइनस 2553, 747, 747 का रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस हुआ। बोलो क्लियर हुआ? आपको ये पॉइंट मेन निकालना है और इन दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज लोअर करना है। आज तुम्हारी एसेट 2553 पे है, उसको ले आओ इधर या इधर तक, विच एवर इज लोअर, इधर तक जब ले आओगे अपने 2553 को, तो 747 से वैल्यू बढ़ाओगे, 747 से वैल्यू बढ़ाओगे। दिस इज कॉल्ड योर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। यही लिखा हुआ है मेरे नोट्स में। अब मेरे नोट्स चेक करो। कैलकुलेट करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इमीडिएटली आफ्टर, नहीं आफ्टर रिवर्सल गलत लिखा है मैंने, सॉरी बिफोर रिवर्सल, हाँ ठीक है। करंट कैरिंग अमाउंट मतलब एक्चुअल कैरिंग अमाउंट,
एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट क्या होगी, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट क्या होगी, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन, कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट इफ देयर वर नो इंपेयरमेंट अर्लियर, यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। विच एवर इज हायर रिवर्सल अप टू, सॉरी विच एवर इज लोअर, विच एवर इज ओवर विल बी रिवर्सल अप टू लोअर ऑफ स्टेप 2 स्टेप 3, इतना होना चाहिए आफ्टर रिवर्सल, मतलब रिवर्सल के बाद ये या ये वैल्यू आनी चाहिए, डिफरेंस निकल जाएगा। एंट्री क्या होगी, असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, वापस से रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा अगर तुमने पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व राइट ऑफ किया था तो, और नहीं किया था तो पीएंड ला जाएगा, ठीक है। दिस वॉज योर इंपेयरमेंट का रिवर्सल। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन हो तो करवा दो। मैं देखता हूं मस्ट डू क्वेश्चन, और मैंने शायद नहीं डाला है, ठीक है। मैं एक बार देखता हूं कि कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला है मस्ट डू में, पर मैंने रेफरेंस जरूर दिया है, क्वेश्चन नंबर 202 पेज नंबर 9.5 ऑफ ट्रम्प फॉर द स्टेप्स, वो तो ठीक है 202। तो अगर आपको क्वेश्चन करना है या सीखना है, मैंने रैपिड रिवीजन में करवाया था बेटा इसका क्वेश्चन, आप प्लीज मेरा रैपिड रिवीजन देखिएगा। मैंने रैपिड रिवीजन में आई एम श्योर, आई एम डेफिनेटली श्योर रैपिड रिवीजन में मैंने करवाया है, तो आप इसका प्लीज रैपिड रिवीजन में मैंने करवाया है, मास्टर क्वेश्चन में है। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मास्टर क्वेश्चन में भी आपने करवाया था, मास्टर क्वेश्चन में भी करवाया था, मैं चेक कर लेता हूं, मास्टर क्वेश्चन में मैं चेक कर लेता हूं, 2 मिनट रुक जाओ भाई। AS 28 34 और 1 मास्टर क्वेश्चन 34 पेज नंबर, नहीं 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 नहीं, रैपिड रिवीजन में तो पक्का है। बेटा मास्टर क्वेश्चन में रिवर्सल का क्वेश्चन है, रिवर्सल वाला क्वेश्चन है मास्टर में, मास्टर में नहीं है, मास्टर में रिवर्सल वाला क्वेश्चन है, मास्टर में रिवर्सल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पर रैपिड रिवीजन में पक्का है, रैपिड रिवीजन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसका क्वेश्चन देखना है, किसका, इसका बॉटम अप टॉप डाउन का, तो रैपिड रिवीजन में आपको मिल जाएगा, रैपिड रिवीजन के लेक्चर में AS 28 जय चावला रैपिड रिवीजन आप सर्च करोगे RR तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस दिस वाज योर AS 28, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि टॉपिक बड़ा था, टाइम लगा पर टॉपिक बड़ा था। अब क्या बात करेंगे अपन, AS 28 हो गई, अब अपनी क्या बात होगी अभी, मैं एक काम करता हूं सबसे पहले आपके साथ अमेंडमेंट डिस्कस कर लेता हूं, सबके साथ सबसे पहले मैं आपके साथ अमेंडमेंट डिस्कस कर लेता हूं। अमेंडमेंट डिस्कस कर लेता हूं, आइए। देखो बेटा एक्चुअल में अमेंडमेंट जो हुए वो दो जगह पर हुए हैं, एक हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंपनी एंटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS, जो मैं अभी आपको करवाऊंगा, और दूसरा अमेंडमेंट हुआ है AS 22 में। अगर आप RTP अपनी देखोगे तो AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस में अमेंडमेंट हुआ है, पर वो आपके काम का नहीं है, वो पढ़ाई वाला अमेंडमेंट नहीं है, वो बहुत ही एक छोटी सी पॉइंट है इंटरनेशनल टैक्सेशन के ऊपर, तो उसका एक अमेंडमेंट हुआ है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो मेजर जो अमेंडमेंट हुआ है वो एक ही हुआ है। देखो अब वो अमेंडमेंट क्या है, बेसिकली AS के अंदर एक होती है कॉर्पोरेट एंटिटीज और एक होती है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह वगैरह, और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है मतलब इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह वगैरह। तो लिस्टेड कंपनीज या कॉर्पोरेट एंटिटीज का सॉर्टेड है, एसएमईज और नॉन एसएमईज करके उन्होंने बनाया है, एसएमईज और नॉन एसएमईज करके उन्होंने दो पार्ट्स बनाए कि भाई एक होगा एसएमईज और एक होगा नॉन एसएमईज। एसएमईज मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, नॉन एसएमईज मतलब एक तरीके से लार्ज। तो लार्ज इंटरप्राइज के ऊपर सारे एस लगते हैं और एसएमईज के ऊपर थोड़ा सा एक्सेप्शंस हैं।
जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हुआ करता था, तो पहले होता था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल थे। अब उन्होंने वो 4 लेवल को हटाकर उन्होंने कॉर्पोरेट एंटिटीज की तरह 2 कैटेगरीज कर दी। हाँ, 2 कैटेगरीज कर दी। उसमें पहली कैटेगरी हो गई, 2 कैटेगरीज ओनली नाउ। पहली हो गई आपकी एमएसएमई और दूसरी हो गई लार्ज एंटिटी। एमएसएमई और लार्ज एंटिटी। अब उन्होंने एमएसएमई को डिफाइन कर दिया कि अगर कोई भी कंपनी ये में से आती है तो एमएसएमई होगी, अदरवाइज वो लार्ज होगी। अब एमएसएमई में क्या है? एमएसएमई में क्या है? मैं ना AS28 का रैपिड रिवीजन का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। एमएसएमई मतलब क्या है? मस्ट सेटिस्फाई। एमएसएमई मतलब वो कंपनी जो लिस्टेड ना हो या जिसने लिस्टिंग की कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, जो एक बैंकिंग कंपनी ना हो, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना हो, इंश्योरेंस कंपनी ना हो, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे हो, जिसका बोरोइंग 50 करोड़ से नीचे हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, और जो किसी भी नॉन एमएसएमई कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी ना हो। अगर वो ये कंडीशन सारी की सारी फुलफिल करती है तो वो कंपनी बन जाएगी एमएसएमई। पहले था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब इन्होंने ये लेवल लेवल वाला सिस्टम हटा दिया नॉन कंपनीज के केस में भी। मतलब कोई प्रोप्राइटर कंपनी, कोई पार्टनरशिप कंपनी, ये सब तो ना ही वो लिस्टेड हो, ना ही वो बैंक एफआई इंश्योरेंस हो, ना ही उसका टर्नओवर 250 से ज्यादा हो, मतलब उसका टर्नओवर 250 से नीचे होना चाहिए, उसका बोरिंग 50 करोड़ से नीचे होना चाहिए, और वो किसी की होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए किसी नॉन एसएमई कंपनी की। अगर वो कंपनी सारी कंडीशन फुलफिल करती है तो वो कंपनी बन जाएगी एमएसएमई। और बाकी जितनी भी कंपनीज बच गई, मान लो वो बोरिंग ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है, बैंकिंग है, एफआई है, इंश्योरेंस है, लिस्टेड कंपनी है, तो वो बन जाएगी लार्ज एंटिटीज। बोलो बेटा, क्लियर? डन। वो बन जाएंगी लार्ज एंटिटीज। आई बात समझ में? तो ये एक मेजर अमेंडमेंट है। अब इसके रिगार्डिंग मतलब क्या हुआ? अब से लेकर कहीं ना कहीं लेवल 1 एंटिटीज जो पहले होता था, अब उसको आप बोलोगे लार्ज एंटिटीज, और जो पहले होता था लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, अब उनको कंबाइन करके एक ही बोल दिया गया एमएसएमई। मेजरली ये अमेंडमेंट है। अब इसके नीचे की बातें ये क्यों बताया जा रहा है, एमएसएमई और नॉन एमएसएमई, एमएसएमई और लार्ज, ये क्यों? क्योंकि लार्ज एंटिटीज कंप्लाई विथ ऑल एएस इन फुल। आपको यह पता होना चाहिए कि जो लार्ज एंटिटीज होती हैं उनके ऊपर सारे एएस की सारी रिक्वायरमेंट्स लगती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। पर एमएसएमईज को कुछ एग्जम्पशंस या रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं, जैसे AS3, AS17, AS20 और AS24। ये एमएसएमईज के ऊपर लगेंगे ही नहीं। अब थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था, सर AS28 स्मॉल कंपनीज के ऊपर लगेगा क्या? तो देखो, स्मॉल अब वर्ड बोलना ही नहीं है, आप अपने को क्या बोल रहे हैं? एमएसएमई। एमएसएमई मतलब मीडियम एंड मीडियम स्मॉल एंटिटीज, ठीक है ना? तो उनके ऊपर AS3 बिल्कुल नहीं लगेगा, AS17 नहीं लगेगा, 20 नहीं लगेगा, 24 नहीं लगेगा। ये 4 AS तो एमएसएमईज के ऊपर लगेंगे ही नहीं, ठीक है? कंडीशनल नॉन एप्लीकेबिलिटी फॉर वेरी स्मॉल एमएसएमईज। हाँ, ये दो एस नहीं लगेंगे अगर वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, जैसे कि टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। अगर कोई एमएसएमई का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और बोरोइंग भी ड्यूरिंग द ईयर एट एनी टाइम 10 करोड़ से कम है, तो उसके ऊपर AS18 नहीं लगेगा, AS28 नहीं लगेगा। मतलब वेरी स्मॉल एमएसएमई जिसका टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे, जिसकी बोरिंग 10 करोड़ के नीचे, तो उसके ऊपर AS18 और AS28 नहीं लगेगा। तो ये 4 AS सभी एमएसएमई के ऊपर नहीं लगेंगे, ये 2 AS वेरी स्मॉल एमएसएमई के ऊपर नहीं लगेंगे। और एमएसएमईज को कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए गए कि भाई जैसे ये 4 नहीं लगेंगे, बाकी जैसे AS15 लगेगा, पर AS15 में तुम एक्चुअल वैल्यूएशन मत करो, चलेगा। एमएसएमईज को बोल दिया कि AS15 तुम फॉलो करोगे पर बिना एक्चुअल वैल्यूएशन के। हैं AS22 ओनली करंट टैक्स रिक्वायर्ड, डेफर टैक्स एग्जम्पशन। भाई साहब, डेफर टैक्स DTL अगर वो नहीं भी निकाल रहे हैं तो मत निकालो, ठीक है? AS19, 26, 28, 29 सर्टेन डिस्क्लोजर रिलैक्सेशंस। ऐसा disclosure requirements, MSMEs must state in the notes that it is an MSME and availed exemption। MSME को बताना पड़ेगा कि मैं MSME हूं, उसकी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। सो गाइस, दिस वाज द अमेंडमेंट। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं?
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जस्ट अ मिनट, शायद कुछ लैग आ गया, जस्ट अ मिनट, लैग आ गया, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अभी ठीक है। नाउ इट्स फाइन। मैं बोल रहा हूं अब हमारा AS29 बचा है। 25 मिनट्स का एक टारगेट रखना पड़ेगा। फ्रेमवर्क बचा है, 20 मिनट्स का एक टारगेट रखना पड़ेगा फ्रेमवर्क में। 25 मान लो, क्योंकि फ्रेमवर्क में कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करनी पड़ेंगी। और शेड्यूल 3 बचा है जो 5 मिनट्स में हो जाएगा। मतलब मैक्स 1 आवर का सेशन बचा है, मैक्स 1 आवर का सेशन बचा है। आई एम टेकिंग 5 मिनट्स का ब्रेक। मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं। ठीक है, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं एंड देन वी विल सम अप AS29 फ्रेमवर्क एंड शेड्यूल 3। ठीक है बेटा, क्लियर? तो लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ठीक है गाइस, चलिए।
हेलो, हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। AS29 कर रहे हैं हम, ठीक है। AS29 का समरी रिवीजन कर रहे हैं पूरा हम। हमारा समरी रिवीजन चलने वाला है, कुल मिला के 11 पेजेस हैं, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट AS29 रिवीजन टिल नाउ मेरी तरफ से। एंड मैं बोल सकता हूं यूट्यूब पे भी दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट AS29 रिवीजन, ठीक है। चलो, सबसे पहले AS29 का नाम है प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट असेट्स। प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट असेट्स। AS29 is applicable to the provisions of outflow nature। आउटफ्लो नेचर मतलब जहां कैश जाने वाला है, कैश से पेमेंट होने वाला है, ऐसे प्रकार के जितने भी प्रोविजंस होंगे उनके ऊपर AS29 लगता है। When some outflow of cash will be probable, ऐसा लगता है कि कैश पे करना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स प्रोविजन, सैलरी प्रोविजन, वारंटी प्रोविजन। वारंटी प्रोविजन में भी कैश खर्च होता है रिपेयरिंग के ऊपर, तो ऐसे प्रोविजंस के ऊपर AS29 लगता है। वो प्रोविजंस जहां कैश का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड नहीं होता, उल्टा कैश मिलना था पर अब नहीं मिलेगा, तो वो भी तो नुकसान हुआ ना। ऐसे भी तो प्रोविजन होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। उन प्रोविजंस के ऊपर AS29 नहीं लगेगा। AS29 इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोविजंस ऑन असेट्स। जो प्रोविजंस किसी असेट के ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर्स के ऊपर बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन फिक्स असेट के ऊपर बनाया जाता है, ऐसे प्रोविजंस में कैश आउटफ्लो रिक्वायर्ड ही नहीं होता। तो क्योंकि आउटफ्लो कैश में नहीं होता, तो AS29 ऐसे प्रोविजंस पर नहीं लगता। इनके ऊपर AS4 वगैरह लग सकता है। याद करो, एडजस्टिंग इवेंट, जब बैड डेट्स होते हैं या आपका डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आप प्रोविजन बढ़ा देते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोविजंस आप फॉलो नहीं करोगे AS29 में। तो आपको ये क्लियर हुआ कि कौन से प्रोविजंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां कैश का आउटफ्लो होने वाला है। अभी हम आएंगे और बात करेंगे, डोंट वरी, आपको धीरे धीरे समझेगा कि ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस होंगे जिनके ऊपर कैश का आउटफ्लो होने वाला है, कैश का आउटफ्लो होने वाला है, ठीक है। डन। AS29 एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। AS29 एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को कमिट किया, जैसे मैंने आपको कमिट किया कि मैं आपको सर्विसेज दूंगा और उसके बदले में आप मुझे कंसिडरेशन दोगे। दोनों पार्टीज ने या तो अपना अपना काम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, या तो मैंने थोड़ा सा काम किया, आपने भी मुझे थोड़ा सा पेमेंट कर दिया। दोनों अपनी अपनी तरफ से अभी भी पेंडिंग है, उनके दोनों के काम अपनी अपनी तरफ से पेंडिंग है। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर क्लेम नहीं कर सकती कि देख तूने मेरा काम नहीं किया, देख तूने मेरा पैसा नहीं दिया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर बोथ पार्टीज हैव नॉट फुलफिल्ड देयर जॉब। दोनों ने अपना अपना जॉब काम नहीं किया, जॉब नहीं किया, काम नहीं किया, तो उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जहां दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम नहीं किया, तो उसको समझ लेना कि वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और वो AS29 उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ नाउ ठीक है सर, कौन से प्रोविजंस पे लगेगा AS29, कौन से प्रोविजंस पे नहीं लगेगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं लगेगा। नाउ देयर इज अ वन टर्म कॉल्ड ऑब्लिगेशन। AS29 में सबसे पहले जब हम मतलब पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई लायबिलिटी क्या होती है, प्रोविजन क्या होता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि ये ऑब्लिगेशन क्या होता है, क्योंकि ऑब्लिगेशन ये टर्म बहुत बार आएगा नीचे। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है प्रॉमिस टू पे। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है प्रॉमिस टू पे। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि जहां कैश आउटफ्लो रिक्वायर्ड है सिर्फ उसी के ऊपर AS29 लगेगा। तो कैश आउटफ्लो रिक्वायर्ड है मतलब पेमेंट करना है, तो पे आ गया यहां पर। ऑब्लिगेशन मतलब प्रॉमिस, किस चीज का प्रॉमिस? प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में पे करूंगा उस चीज का प्रॉमिस।
ठीक है ना, या प्रॉमिस टू सेटल द लाइबिलिटी इन फ्यूचर, क्रेडिटर्स को मैं पे करूंगा, मेरा प्रॉमिस है, लोन लिया है मैं पे करूंगा, रीपे करूंगा, प्रॉमिस है, डिबेंचर इशू किया है, रीपे करूंगा, प्रॉमिस है। व्हाट, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब ऑब्लिगेशंस हैं। तो ऑब्लिगेशन मतलब प्रॉमिस टू पे। आप ऑब्लिगेशन को बहुत सारे वर्ड बोल सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या बोले, पर यहां पर आपको वर्ड ही बोलना है प्रॉमिस टू पे या प्रॉमिस टू सेटल एनी लाइबिलिटी इन फ्यूचर, ठीक है। अब मेन काम क्या करना है, हमें बैलेंस शीट डेट पर चेक करना है कि कोई ऑब्लिगेशन अवेलेबल है क्या। बैलेंस शीट डेट पर हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से प्रोमिसेस हैं जो हमने कर रखे हैं, हमने कौन कौन से प्रोमिसेस कर रखे हैं, हमने कौन कौन से प्रोमिसेस कर रखे हैं। ऑब्लिगेशन शैल बी चेक्ड ऑन बैलेंस शीट डेट। ऑब्लिगेशन अराइज ड्यू टू पास्ट इवेंट और ट्रांजैक्शन। वापस से बैलेंस शीट डेट पे आपको चेक करना है कि कोई ऑब्लिगेशन अवेलेबल है क्या, कोई ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट करती है क्या। अब ये ऑब्लिगेशन मतलब प्रॉमिस एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो ये प्रॉमिस कहां से आया होगा, पास्ट में कोई ना कोई मैंने कमिटमेंट किया होगा, पास्ट में मैंने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी में मैंने क्रेडिटर से गुड्स परचेज किए होंगे तो ट्रांजैक्शन, और उनको प्रॉमिस किया होगा कि मैं 3 मंथ्स बाद आपको पे करूंगा, तो बैलेंस शीट डेट पर कोई प्रॉमिस अवेलेबल है, हाँ है। मैंने लोन लिया था जनवरी फरवरी में और प्रॉमिस किया था कि मैं एवरी मंथ रीपे करूंगा, तो प्रॉमिस है। तो ये प्रॉमिस मतलब ये ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट डेट पे चेक करनी है, पर ये ऑब्लिगेशन आई कहां से होगी, पास्ट में कोई ना कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन हुआ होगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो नंबर 1 सर, सबसे पहले क्या चेक करना है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे आपको चेक करना है बैलेंस शीट डेट पर, और ये बैलेंस शीट डेट पर प्रॉमिस टू पे कहां से आया होगा, ड्यू टू एनी पास्ट ट्रांजैक्शन, पास्ट इवेंट या पास्ट ट्रांजैक्शन। आइए एग्जांपल्स बात करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल पढ़ते हैं। जय सर हैज अनाउंस्ड अ पार्टी ऑन बैच कंप्लीशन। मान लो मैंने बोला कि जब पूरा बैच कंप्लीट होगा तो मैं पार्टी दूंगा, तो पास्ट इवेंट क्या है, मेरा कमिटमेंट, दिस कमिटमेंट बिकम्स अ पास्ट इवेंट। जब बैच चल रहा था तो उस टाइम पे मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं पार्टी दूंगा, तो जब बैच कंप्लीट हुआ अब आ गई मेरी ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन कब अराइज हुई, बैच के कंप्लीशन पर। ऑब्लिगेशन कब अराइज हुई, बैच के कंप्लीशन पर ये ऑब्लिगेशन अराइज क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट, बिकॉज ऑफ द पास्ट इवेंट। ठीक है, दूसरा ब्रीच ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोविजंस इन द लास्ट ईयर। अब ब्रीच ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोविजंस इन द लास्ट ईयर मतलब मान लो किसी एक कंपनी ने अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मान लो कोका कोला ने अपनी एडवर्टीजमेंट ऐसी किया कि उसने पेप्सी को नीचा दिखाया, पेप्सी को उसने नीचा दिखाया अपनी एडवर्टीजमेंट में। इससे क्या हुआ, पेप्सी वालों ने कोक कंपनी को के ऊपर कोर्ट केस कर दिया। बैलेंस शीट डेट पर यह कोर्ट केस अभी भी चल रहा है, तो कोक की कोई ऑब्लिगेशन बन रही है कि नहीं, हां बन रही होगी। यह ऑब्लिगेशन अराइज कहां से हुई, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में एक इवेंट हुआ, ट्रांजैक्शन नहीं इवेंट हुआ कि कोक ने पेप्सी का गलत एडवर्टीजमेंट किया था, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो ब्रीच ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोविजंस इन द लास्ट ईयर, ब्रीच ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोविजंस इन द लास्ट ईयर। मैंने यहां पर कोलगेट वर्सेस पेप्सोडेंट लिख के रखा है, आप कुछ भी ले सकते हो। बोलो बेटा क्लियर हुआ। दिस बिकम्स अ पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट जब एक्चुअल में वो एडवर्टीजमेंट की गई होगी, ब्रीच। वारंटी कमिटमेंट ऑन द डिफेक्टेड गुड्स। मैंने आपको सेल करते टाइम बोला कि अगर गुड्स डिफेक्टेड निकले तो मेरा वारंटी है, मैं आपको रिपेयर करके दूंगा या तो वे गुड्स वापस लेके नए गुड्स दे दूंगा। ये क्या है, ऑब्लिगेशन, क्योंकि रिपेयर करके दूंगा तो कैश। ठीक है, अब ये ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट डेट पे चेक करना है, पर इसका पास्ट इवेंट क्या है, पास्ट ट्रांजैक्शन है इसका सेल। जिस दिन सेल किया था उस दिन मैंने आपको कमिट कर दिया था कि मैं आपको वारंटी दे रहा हूं, बैलेंस शीट डेट पर मेरा प्रॉमिस ऑब्लिगेशन है। बोलो बेटा क्लियर हुआ, समझा। तो वापस से ऑब्लिगेशन मतलब प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू सेटल, ये आपको कब चेक करना है, बैलेंस शीट डेट पर ये अराइज कहां से हुआ होगा, पास्ट इवेंट या ट्रांजैक्शन से। ठीक है,
अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कितने टाइप की होती है? ऑब्लिगेशन दो टाइप की होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब, देखो ऑब्लिगेशन मतलब प्रॉमिस टू पे, ऑब्लिगेशन प्रॉमिस टू पे, ऑब्लिगेशन प्रॉमिस टू पे। अब हमें ये देखना है कि वो जो प्रॉमिस है उसमें कितनी ताकत है, उसमें कितनी ताकत है, कितना स्ट्रांग प्रॉमिस है। अगर ऐसा प्रॉमिस है जहां पर मेरे पे करने के चांसेस 50% से ज्यादा हैं, पे करने के चांसेस 50% से ज्यादा हैं, तो मैं उसको बोलूंगा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और ऐसा प्रॉमिस, प्रॉमिस तो किया है जहां पे करने के चांसेस 50% से कम है, मतलब पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को बोलते हैं चांसेस टू पे या चांसेस टू सेटल एनी लायबिलिटी आर मोर लाइकली देन नॉट। पे करने के चांसेस ना पे करने से ज्यादा हैं। ऑब्लिगेशन मतलब प्रोविजन, प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन मतलब प्रॉमिस, दोनों दोनों प्रॉमिस है, ये भी प्रॉमिस है, ये भी प्रॉमिस है, पर यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, चांसेस पे करने के ज्यादा हैं तो प्रेजेंट हो गया, चांसेस पे करने के कम है तो पॉसिबल हो गया। प्रोबेबिलिटी टू पे इज 50% और मोर तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रोबेबिलिटी चांसेस टू पे सेटल आर लेस लाइकली, प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50%। ठीक है, चेक दिस ऑन बैलेंस शीट डेट, चेक दिस प्रोबेबिलिटी ऑन बैलेंस शीट डेट। आपको बैलेंस शीट डेट पर क्या चेक करना था? ऑब्लिगेशन मतलब प्रॉमिस टू पे। अब उस ऑब्लिगेशन का नेचर चेक करना है कि ऑब्लिगेशन किस नेचर का है, प्रेजेंट नेचर का है कि पॉसिबल नेचर का है। बोलो यहां तक डन? अगर अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो हाई चांस है कि या तो लायबिलिटी बनेगी या तो प्रोविजन बनेगा। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, पर फिर भी हम इसको डिटेल में और अभी समझेंगे। जल्दी बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? आगे, व्हेन टू रिकॉर्ड अ लायबिलिटी, व्हेन टू रिकॉर्ड अ लायबिलिटी। लायबिलिटी आपको रिकॉर्ड कब करनी चाहिए? तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अच्छा, मतलब चांसेस टू पे आर मोर देन 50%। ओके, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो लायबिलिटी का फॉर्मूला याद रखो, लायबिलिटी में तीन चीजें आती हैं। एक तो देयर शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दूसरा आउटफ्लो अमाउंट इज सर्टेन, कितना अमाउंट ऑफ आउटफ्लो होगा दैट शुड बी सर्टेन, कि मैं कितना अमाउंट पे करूंगा, दैट इज सर्टेन। सर्टेन मतलब फिक्स्ड, सर्टेन मतलब फिक्स्ड। और टाइम ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड, कब पे करूंगा ये भी फिक्स है। तो क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो जो कि सर्टेन होना चाहिए, और टाइम भी सर्टेन होना चाहिए। इफ देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विथ सर्टेन, विथ फिक्स अमाउंट ऑफ आउटफ्लो एट सर्टेन, एट फिक्स टाइम, सर्टेन टाइम, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में आउटफ्लो फिक्स होता है, कितना पेमेंट करना है, कब पेमेंट करना है, और पेमेंट तो करना ही चाहिए। लोन, डिवेंचर्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के लिए तीन कंडीशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फिक्स आउटफ्लो, फिक्स टाइम। अब आते प्रोविजन की कंडीशंस। बहुत सिंप्लीफाइड करके मैंने लिखा है, कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम लेवल पर सिंप्लीफाइड करके दे सकूं। अब प्रोविजन का केस क्या है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। देखो क्या वर्ड बोल रहा है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। तो अगर प्रोविजन एक लायबिलिटी है तो फिर इसका मतलब सारी की सारी कंडीशन आ गई, वही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, वही आउटफ्लो, वही टाइमिंग, बस थोड़ा सा चेंज है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी है, पर आउटफ्लो बस सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं, और टाइमिंग कब पे करना पड़ेगा ये भी फिक्स नहीं है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो बट अनसर्टेन, कैन बी एस्टिमेटेड, टाइम ऑफ पेमेंट इज अनसर्टेन, दैट इज कॉल्ड योर प्रोविजन। तो अब बताओ आप लायबिलिटी और प्रोविजन में डिफाइन कर पाओगे? दोनों केसेस में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जरूरी है, दोनों केसेस में आउटफ्लो है। लायबिलिटी में आउटफ्लो जो है वो फिक्स है, सर्टेन है। प्रोविजन में आउटफ्लो एस्टिमेटेड, कैन बी एस्टिमेटेड। वहां पर लायबिलिटी में टाइमिंग सर्टेन है, फिक्स है, प्रोविजन में टाइमिंग भी फिक्स जरूरी नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहां पर लिख के दिए। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी, जो आप AS10 में बनाते हो, असेट को डीकमीशनिंग करना पड़ेगा आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर DBO, AS15 के हिसाब से आप DBO ग्रेचुइटी की लायबिलिटी बनाते हो।
ठीक है, वो भी आपकी अनसर्टेन है, फिक्स टाइम, फिक्स पेमेंट नहीं है, फिक्स टाइमिंग नहीं है। प्रोविजन फॉर करंट टैक्स लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये भी फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल रिग, ये क्वेश्चन आएगा। ऑयल रिग समुद्र में एक मशीन है, उसको रिमूव करना है, उसका प्रोविजन बनाना है, वो डीकमीशनिंग की तरह ही हो गया। प्रोविजन फॉर गारंटी ऑब्लिगेशन, गारंटी, मैंने किसी को गारंटी दिया कि मैंने सब्सिडरी कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दिया बैंक को कि अगर वो पे नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। अब ये अनसर्टेन है, अगर उसने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा, तो गारंटी ऑब्लिगेशन। बोरोवर के बिहाफ पे गारंटी दिया, तो ये सब प्रोविजंस है, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो अनसर्टेन, एस्टिमेटेड एंड टाइमिंग अनसर्टेन, ये हो गया आपका प्रोविजन। बोलो बेटा क्लियर। अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में क्या आता है? सर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में क्या आता है? मोस्टली पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पर अब आप उसको दोनों तरीके से देखोगे। व्हेन टू रिकॉर्ड अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? ड्यू टू पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अगर कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो पक्का पक्का कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, बिकॉज चांसेस टू पे आर लेस देन 50%। पर कुछ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के केसेस में भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनती है। कब? when the outflow cannot be estimated reliably। देखो लायबिलिटी में क्या था? लायबिलिटी में आउटफ्लो फिक्स था, प्रोविजन में आउटफ्लो था, एटलीस्ट एस्टिमेट तो कर पा रहे थे। पर अगर तुम आउटफ्लो को एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे हो, पर पता है कि आउटफ्लो होगा, चांसेस भी 50% से ज्यादा हैं, पर पता है आउटफ्लो होगा, पर यह नहीं पता कि आउटफ्लो कितना होगा, पता ही नहीं है कि कितना होगा, एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहा हूं। तो जब एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहा हूं तो मैं एंट्री कैसे कर लूंगा? फिर मुझे उसको, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास मुझे कंटिंजेंट लायबिलिटी ही बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं आउटफ्लो को एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं आउटफ्लो को अगर एस्टिमेट नहीं कर पा रहा हूं, तो भी वो मेरे लिए भले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में आएगी। एंटिटी इज अनेबल टू डिटरमाइन दैट हाउ मच आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। ठीक है, मान लो कोर्ट केस हुआ है हमारे नाम पे, अब हमें पता नहीं कि हमें कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा, बिल्कुल भी ये नया केस है, ऐसा कोई पास्ट केस हुआ नहीं है, और लॉ में भी पेनल्टी डिस्क्राइब नहीं है, ये जज के ऊपर है। अब पता नहीं कि कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मतलब जब आप एंट्री करने में सक्षम नहीं हो, अमाउंट मेजर करने में सक्षम नहीं हो, तो ऐसे केस में उसको बोलेंगे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। बोलो बच्चों, आया समझ में? क्या आपने ये तीन चीजों को अच्छे से समझ लिया? लायबिलिटी, प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फिक्स आउटफ्लो, एग्जैक्ट टाइम। प्रोविजन के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो बट नॉट फिक्स्ड, नॉट सर्टेन, एंड टाइमिंग इज नॉट फिक्स्ड बट आउटफ्लो कैन बी एस्टिमेटेड। एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के लिए आइदर देयर शुड बी अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन और देयर कैन बी द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विथ आउटफ्लो, बट सच आउटफ्लो कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूजा, मैराथन से आपके कॉन्सेप्ट पूरे रिवाइज हो जाएंगे। जो आप बूस्टर का पूछ रहे हो, तो अगर आपको प्रैक्टिस की कमी लग रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी लग रही है, तो बूस्टर प्रैक्टिस बैच लेना। पर अगर आपको लग रहा है कि आपने प्रैक्टिस अपनी तरफ से पूरी की है, तो बूस्टर प्रैक्टिस बैच आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे तकरीबन 60, 70, 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे आज भी करनी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि बूस्टर आपको लास्ट के 4-5 डेज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ट्रीटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, प्रोविजन, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो सर अभी तक क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे पहचानेंगे कैसे कि ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, कि प्रोविजन है, कि लाइबिलिटी है, पहचानेंगे कैसे? ठीक है ना, कौन सी चीज क्या होती है। अब हम बोल रहे हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो लाइबिलिटी एंड प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड, लाइबिलिटी और प्रोविजन को हमेशा रिकॉर्ड करना चाहिए। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड ओनली। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? नाउ आपने लाइबिलिटी प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लिया,
कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी को सिर्फ डिस्क्लोज कर लिया, पर बैलेंस शीट डेट पे आप इन सबको वापस से रिव्यू करोगे। प्रोविजन होगा तो आप रिव्यू करोगे कि जो इसका अमाउंट हमने एस्टिमेट किया था उसको और बेटर अमाउंट हो सकता है क्या। कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी को अभी डिस्क्लोज किया है, क्या इसका अमाउंट वापस से एस्टिमेट हो सकता है क्या कि जो हम इसको प्रोविजन बना दे। तो एट ईच बैलेंस शीट डेट एंटिटी शेल रिव्यू its provision and contingent liability. If there is a new information or change in circumstance, then contingent liability can be converted into provision, या provision can be converted into contingent liability. तो कुल मिला के आप रिव्यू करते रहोगे हर बैलेंस शीट डेट पर। हर बैलेंस शीट डेट मतलब एनुअल नहीं, इंटरिम, ठीक है। चलिए आगे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रोविजन। प्रोविजन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोविजन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रोविजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं ना आज के सेशन खत्म होने के बाद, क्योंकि आज हमारा मैराथन सेशन खत्म हो रहा है, उसके बाद मैं आपको अपना आगे का टाइमलाइन बता दूंगा कि क्योंकि अभी भी 6-7 दिन है अभी एग्जाम्स में, 6-7 दिन से ज़्यादा ही हैं, तो मैं आपको अपनी तरफ से क्या क्या देने वाला हूँ। कुछ बच्चे मुझे MCQs की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे RTP का सेशंस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गाइस डोंट वरी, आप अभी पढ़िए, और अगर आप सिर्फ गेस्ट बन के आए हो तो वेट करिए कि लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। साला एक पैर कबर में है, AS29 जैसे AS वैसे भी ढंग से करते नहीं हो, और फिर ना सुन के पूछने लगते हो कि सर ये करवाओगे कि वो करवाओगे। पहले एक तो चीज ढंग से कर लो, हाँ पहले उसमें तो प्रो हो जाओ, ठीक है। नालायक आदमी, सबर नहीं है, सबर, सबर ना जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज कर रहे हो, जिस मोमेंट पे कर रहे हो, उस चीज को अगर उस मोमेंट पे तुमने शिद्दत से नहीं किया, अपने 100% एफर्ट से नहीं किया, तो मुझे लगता है टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। अगर जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, जो चीज आपको करवाई जा रही है, उसके बीच में अगर आपके मन में कुछ और ही चल रहा है, तो बेटा स्किप कर दो। फिर आप वो चीज मत सुनो, वो चीज मत करो, फिर आप कुछ और कर दो, क्योंकि आपके दिमाग में चल कुछ और रहा है और आप पढ़ कुछ और रहे हो, तो इसका मतलब आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। सो प्लीज डू फोकस ऑन द थिंग्स विच वी आर रीडिंग। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर AS29 इतनी तुम्हारी नेगेटिव चीज है कि अगर कोई भी क्वेश्चन AS29 का आया तो तुम सबसे पहले सोचते हो कि यार ये क्या ऑप्शन में छोड़ने लायक है क्या। तो वाई यू आर नॉट लिसनिंग टू मी केयरफुली। तो सम स्टूडेंट शुड बी वेरी मच, मतलब दे शुड हैव द टेंडेंसी कि यार नहीं, हमें ना जो करवाया जा रहा है पहले उस पर फोकस करें। चलो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रोविजन। प्रोविजन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना। सबसे पहले तो क्या डिस्काउंटिंग कर सकते हैं प्रोविजन की? क्या हम कभी भी प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकते हैं डिस्काउंटिंग करके, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के? हाँ कर सकते हैं, अगर मुझे पता है कि आउटफ्लो होगा पर 1 साल के बाद होगा, तो डिस्काउंटिंग कर सकते हो। तो डिस्काउंटिंग कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। प्रोविजन कैन बी रिकॉग्नाइज एट डिस्काउंटेड वैल्यू इफ आउटफ्लो इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बियॉन्ड 12 मंथ्स। ध्यान रखना, प्रोविजन शुड नॉट बी मेड फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट। फ्यूचर में कोई ऑपरेटिंग लॉसेस होने वाले हैं, फ्यूचर में धंधा करेंगे, ऑपरेटिंग लॉसेस होंगे, उसका प्रोविजन नहीं बनता क्योंकि उसमें कोई पास्ट इवेंट हुआ ही नहीं है। क्योंकि देखो, प्रोविजन तब बनेगा जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए ऑब्लिगेशन चाहिए, ऑब्लिगेशन के लिए पास्ट इवेंट चाहिए, पास्ट इवेंट ही नहीं है तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है प्रेजेंट की, इसलिए ऑपरेटिंग लॉसेस, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस का कोई भी प्रोविजन नहीं बनेगा। ये सब MCQ के पॉइंट है। नेक्स्ट, if there is a difficulty in estimating the outflow for provision due to unavailability of data or any past experience, it is not justified to ignore the provision। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एंटिटी प्रोविजन इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उसके पास डेटा नहीं है, या फिर उसका इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेकर पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं, नया ट्रांजैक्शन है, तो एंटिटी ने इग्नोर कर दिया, एंटिटी ने प्रोविजन बनाया ही नहीं। मान लो वारंटी का प्रोविजन बनाना था पर एंटिटी ने बनाया ही नहीं, क्योंकि वारंटी का हमारे पास डेटा ही नहीं है, पास एक्सपीरियंस ही नहीं है कि कितनी वारंटी आती है, कितने क्लेम्स आते हैं, कुछ है ही नहीं। तो कंपनी ने बोला कि छोड़ो ना, प्रोविजन नहीं बनाते क्योंकि डेटा ही नहीं है। और ये कंपनी ने नोट्स टू अकाउंट्स में डाल दिया कि सिंस वी आर नॉट हैविंग एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड नो एक्सपीरियंस, सो वी हैवंट रिकॉग्नाइज एनी वारंटी प्रोविजंस। है नहीं, इट इज नॉट
इट इज नॉट फाइव गुड। ये अगर आपने ऐसा किया है तो इट विल नॉट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू। आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री डेटा। आप ये देखो कि जिस प्रोडक्ट में आप वारंटी दे रहे हो वो प्रोडक्ट में इंडस्ट्री वाइज आप देखो कि कितने वारंटी क्लेम्स आते हैं। तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि आपने प्रोविजन को इग्नोर किया। तो इसके ऊपर एक केस था तो मैंने आपको ये पॉइंट बना के दे दिया। प्रोविजन मस्ट बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री डेटा इन दैट केस। हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? समझ आया? समझ आया आपको? बोलो बेटा। ठीक है, डन। नाउ अभी आप आगे देखिए, अगले 10 मिनट में 15 मिनट में आपको क्या रियलाइज होता है कि जय सर ने कौन कौन से पॉइंट्स निकाल निकाल कर हमें AS29 के बना के दिए। जैसे मैंने आपको AS5 के निकाल निकाल के दिए थे समरी। हाउ टू एस्टिमेट द आउटफ्लो फॉर प्रोविजन। अब प्रोविजन का आउटफ्लो मेजर कैसे करना है, बिकॉज प्रोविजन में हमें आउटफ्लो होता है पर आउटफ्लो तो एस्टिमेट करना पड़ता है। कैसे एस्टिमेट करना पड़ता है? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कई सारे बच्चों को ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे नालायक लोग, और उनको शर्म आनी चाहिए कि यहां पर वो भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपको कि कुछ बच्चे होंगे जिनको ये पता तक नहीं होगा कि अच्छा AS29 में ये भी था। तो ध्यान से सुन लो नालायकों, प्रोविजन को कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो प्रोविजन को एस्टिमेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, मोस्ट लाइकली मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एंड मोस्ट लाइकली आउटकम। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड किस तरीके से काम करता है, आ जाओ। मान लो आपको क्वेश्चन में एक डेटा दे रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे लगता है 10 लाख रुपीस का आउटफ्लो होगा। अगर मैं ये प्रॉमिस पे करूंगा, प्रॉमिस फुलफिल करूंगा तो 10 लाख का आउटफ्लो होगा, जिसके चांसेस इतने हैं। ज्यादा भी हो सकता है, 15 लाख, चांसेस इतने हैं। 20 लाख भी हो सकता है, चांसेस इतने हैं। अब मैं क्या करूं, मैं कितने का प्रोविजन बनाऊं जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है? उतने नहीं, आप सबका वेटेड एवरेज कर लो। 10 लाख इंटू 50% 5 लाख, 15 इंटू 30% 4.5, 20 इंटू 20% 4 लाख, और टोटल आ गया 13.5। आप प्रोविजन बनाओगे 13.5 का। इस तरीके से आप प्रोविजन का अमाउंट को एस्टिमेट करते हो। ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड क्या बोलता है? व्हेन देयर आर मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम्स। कितने पॉसिबल आउटकम्स थे? 3, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। When there are more than 2 possible outcomes, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हर पॉसिबल आउटकम में कितना कितना आउटफ्लो होगा, उन सबकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, आपका प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, जहां पर आप प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज निकालते हो। हर किसी की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है। द प्रोविजन विल बी सम ऑफ वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स। क्या बोला मैंने? सम ऑफ वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सब बच्चे लोग 90% स्टूडेंट AIR वाले लोग AIR क्यों लाते हैं? क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स, फ्रेमवर्क, AS29, AS24, हर टॉपिक को वो इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। वो लोग रैंक लाने के लिए पढ़ते हैं। और जो बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है ना, 40 मार्क 50 मार्क लाने के लिए पढ़ता है ना, तो ऐसे टॉपिक्स को वो ध्यान नहीं देता है, जबकि ऐसे टॉपिक्स स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, अब आप पढ़िए मोस्ट लाइकली आउटकम। मोस्ट लाइकली आउटकम क्या है? एंटिटी में लूज अ कोर्ट केस, इफ सो देन नीड टू पे द पेनल्टी ऑफ 5 lakhs हुज चांसेस आर 60%। अब यहां पर सिर्फ दो ही आउटकम है, या तो मैं केस जीतूंगा या तो मैं केस हारूंगा। केस हारूंगा 5 लाख रुपीस पेनल्टी देनी पड़ेगी, चांसेस हारने के 60% है, केस जीतने के 40% है। ओनली 2 आउटकम्स। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसमें है? केस हारने में। तो बस मैं प्रोविजन बना लूंगा 5 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 60% नहीं करूंगा। तो इसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली आउटकम। दो हैं, दो में से जो मोस्ट लाइकली है उसको पिक करो।
ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, जब सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जब सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, जब सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, देन प्रोविजन इज बेस्ड ऑन सच आउटकम विच हैज मोर प्रोबेबिलिटी। जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसके बेसिस पर प्रोविजन बना लो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिस वॉज हाउ टू एस्टिमेट द प्रोविजन। ठीक है, डन। कितने पेजेस हो गए? 6 पेजेस हो गए। अब आते हैं रीमेजरमेंट के ऊपर। रिफर क्वेश्चन नंबर 203। ये भी बता दिया क्योंकि जो पॉइंट्स बताऊंगा वो क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट होंगी, देखना। अब रीइंबर्समेंट, सॉरी रीमेजरमेंट नहीं, रीइंबर्समेंट। तो यहां पर हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, यहां पर जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला आउटकम है उसको पिक कर लिया बिना मल्टीप्लाई किए। रीइंबर्समेंट, प्रोविजन शुड ऑलवेज बी क्रिएटेड एट ग्रॉस वैल्यू इग्नोरिंग रीइंबर्समेंट रिसीवेबल। मतलब मान लो मेरा प्रॉमिस टू पे है 10 लाख रुपीस मुझे पे करना पड़ेगा, बट उसके लिए मुझे 2 लाख रुपीस का रीइंबर्समेंट मिलेगा कहीं और से। मान लीजिए कस्टमर ने मेरे ऊपर कोर्ट केस फाइल किया कंज्यूमर कोर्ट में और मुझे पे करना पड़ेगा 10 लाख, पर वो प्रोडक्ट मैंने बनवाया किसी और से था, तो मैं सप्लायर के ऊपर भी ऑब्लिगेशन डालूंगा और सप्लायर मुझे रीइंबर्स करेगा 2 लाख रुपीस। तो मुझे पे करने 10, सप्लायर मुझे पे करेगा 2, तो मैं 8 का प्रोविजन बना लूं? नहीं, प्रोविजन तो मैं पूरा ग्रॉस वैल्यू पे बनाऊंगा, भले मुझे रीइंबर्समेंट होने वाला है। प्रोविजन तो अपन पूरा 10 पर बनाएंगे, प्रोविजन में कभी नेट पे नहीं बनाऊंगा। हां, जो 2 लाख मुझे सप्लायर से आने वाले हैं, अगर उसकी चांसेस रिसीव होने के अच्छे खासे हैं, वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ रिसीट, मतलब अच्छे खासे चांसेस हैं, तो मैं उसको अलग से असेट क्रिएट करूंगा, अलग से रिसीवेबल क्रिएट करूंगा। इफ देयर इज अ वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ रिसीट ऑफ रीइंबर्समेंट देन सेपरेट असेट। तो इसकी एंट्री पहले वाले की क्या होगी? लॉस अकाउंट डेबिट टू पेबल 10 लाख, और इसकी क्या होगी? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गेन 2 लाख। ऐसा लॉस अकाउंट डेबिट 10 लाख टू पेबल 10 लाख, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू गेन 2 लाख। प्रोविजन तो ग्रॉस बेसिस पे बनेगा, ठीक है। अलग से असेट बनेगी अगर वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ रिसीट, वर्चुअल सर्टेनिटी ऑफ रिसीट मतलब रिसीव होने के 90% से ज्यादा चांसेस है। ये टर्म आपको AS 22 में भी बताया जाता है। नाउ बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? प्रोविजन एंड रिसीवेबल शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली। बैलेंस शीट में आप प्रोविजन को और रिसीवेबल को अलग अलग दिखाओगे, रिसीवेबल असेट साइड में, प्रोविजन लायबिलिटी साइड में। P&L में एंट्री बताई थी अभी, लॉस अकाउंट डेबिट और गेन अकाउंट क्रेडिट। P&L में नेट इफेक्ट दिखेगा। हेयर नेट इफेक्ट कैन बी शोन। प्रोविजन का खर्चा मतलब लॉस 10 लाख एंड रीइंबर्समेंट का इनकम मतलब गेन 2 लाख नेट करके दिखाओगे। तो P&L में नेट इफेक्ट, बैलेंस शीट में ग्रॉस इफेक्ट। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? अगर सर मोस्ट लाइकली में 50-50% चांसेस है तो क्या होगा? मे बी कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी, बिकॉज आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, ये देखो, when to record a contingent liability due to present obligation but cannot be estimated, तो क्या बनाओगे? contingent liability। ठीक है क्रिश? सर 203 क्वेश्चन कहां मिलेगा? मेरी जो क्वेश्चन बैंक है मैंने उसमें से ये रेफर किया है। 203 मतलब क्वेश्चन नंबर 203 मेरी क्वेश्चन बैंक का 203 उस चैप्टर का, ठीक है। चलो जय कृपलानी, मैंने अपना आंसर दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक था एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर AS 29 नहीं लगता क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम नहीं किया है। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउ टू क्रिएट प्रोविजन। पहले तो समझ लो कि ओनरस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एनी कॉन्ट्रैक्ट इन विच अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द ऑब्लिगेशन exceeds the expected revenue। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंप्लीट तो होगा, पर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फायदा वायदा नहीं होने वाला है, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट मतलब नुकसान वाला कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कंप्लीट करने के लिए खर्चे ज्यादा होंगे और उससे मिलने वाला रेवेन्यू कम होगा।
तो मुझे पहले से ही पता है कि खर्चे तो होने वाले हैं अच्छे खासे, रेवेन्यू इतना नहीं होगा। तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट जिसको कंप्लीट करने के लिए एक्सपेंसेस आर हायर एंड रेवेन्यूज आर लोअर, तो ऐसे केस में प्रोविजन बनेगा। कितना बनेगा? लोअर ऑफ, लोअर ऑफ प्रोविजन बनेगा, लोअर ऑफ। सर जो ये क्वेश्चन के आप रेफरेंसेस दे रहे हो ये मस्ट डू क्वेश्चन में है, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, तो मस्ट डू क्वेश्चन का रेफरेंस देखो ऐसे होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 95 है तो उसके बगल में है कि मेरी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 102, ऐसे होता है, ठीक है। तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन कितना बनेगा? कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन और पेनल्टी पेबल ऑन द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या तो कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेट कॉस्ट कितनी आएगी? फॉर एग्जांपल मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करूंगा तो कॉस्ट आएगा 50 लाख का और रेवेन्यू आएगा 40 लाख का, तो नेट कॉस्ट कितना है? 10 लाख। तो मैं 10 लाख का प्रोविजन बनाऊं क्योंकि एक्स्ट्रा तो खर्चा होने ही वाला है। या फिर मेरे पास एक दूसरी ऑप्शन है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देता हूं। कैंसिल करूंगा तो मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी 5 लाख रुपीस की, तो ये ज्यादा बेटर है ना, फिर तो कैंसिल करना बेटर है। तो मैं प्रोविजन भी 5 लाख का बनाऊंगा, समझा। तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट्स में या तो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का जो नेट कॉस्ट होता है वो, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने पर जो पेनल्टी पेबल होती है वो, विच एवर इज लोअर पर आपका प्रोविजन बनता है, ठीक है, ठीक है। AS7 रेफरेंस ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट, यस मैंने बताया भी था अपनी मेन क्लास में कि जब आप AS7 के अंदर वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने पर जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ज्यादा हो जाती है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से, तो आप प्रोविजन फॉर फ्यूचर फोर्सेबल लॉसेस बनाते हो, वो यही होता है ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एक टर्म है कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग, टर्म है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब बिजनेस करने के तरीके को चेंज करना, बिजनेस के तरीके को बदल देना। अब जैसे एआई आ रहा है, एआई आ चुका है, तो कई लोग अब चेंजेस ला रहे हैं अपने बिजनेसेस में, एआई का यूज करके चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है ना। रीस्ट्रक्चरिंग, और आप ये समझो कि 20 25 30 सालों में ऐसा होता ही है। एक समय था 90s में जब .com आया था, मतलब वेबसाइट्स आई थी, इंटरनेट .com, तो तब बड़े चेंजेस हुए थे। तो आज एक समय है जब एआई आ चुका है, कई सारे लोग अपने बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, बिकॉज बिना एआई के आने वाले सालों में हम देख पा रहे हैं कि बिना एआई के कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन एआई। तो अब देखना, अभी ना फ्यूचर में रीस्ट्रक्चरिंग बहुत होने वाली है, तो आप उसी को एग्जांपल ले लो। तो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है अपने बिजनेस में, बिजनेस करने का तरीका बदला जा रहा है। तो such as discontinuing any segment, changing the structure of the business, replacing the employees of any segment, employees replace करना, structure बदलना, segment discontinue करना। तो इसका होता क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग से होता क्या है? आप कई सारे लोगों को निकालते हो, आए दिन आप सुनते होगे ले ऑफ ले ऑफ ले ऑफ, एम्प्लॉयज को निकालना, ठीक है, कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, नए कुछ एम्प्लॉयज को लेना पड़ता है जो हमारे काम के एम्प्लॉयज हैं, उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। रीलोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर असेट को शिफ्ट करना पड़ता है, काम शिफ्ट होता है, ये होता है इफेक्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो इसके रिगार्डिंग खर्चे होते हैं। तो प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, क्या हमें प्रोविजन बनाना चाहिए? तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाना चाहिए? कल मैंने आपको AS24 करवाया था, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और आपको मैंने एक वर्ड बताया था इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, याद करो, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कौन सी डेट? जब बोर्ड अप्रूव कर दे और फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दे पब्लिक को, या फिर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की डेट, विच एवर इज अर्लियर। याद है आपको? सेम उसी टाइप का है कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, तो आपको प्रोविजन कब बनाना चाहिए? Condition 1, when there is a detailed formal plan of restructuring is available and such plan is announced to the affected parties। मान लो कंपनी ने प्लान बना लिया है, अप्रूव कर लिया है, और उससे कौन कौन सी पार्टीज अफेक्टेड होंगी, एम्प्लॉयज अफेक्टेड होंगे, कुछ सप्लायर्स अफेक्टेड होंगे, तो हमने वो प्लान भी सामने वाले को अनाउंस कर दिया है। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए उस दिन मान लेना
कि तुमने पास्ट इवेंट कर लिया, वो डेट पास्ट इवेंट में काउंट हो जाएगा और तुम्हारी ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी। तो प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग की एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बनती है, उसके लिए पास्ट इवेंट क्या है? when there is a formal detailed plan of restructuring is available, approved and such plan is announced to the affected parties। जैसे ही वो प्लान अनाउंस हो जाए तो समझ जाना कि बॉस पास्ट इवेंट अकर हो गया, पास्ट इवेंट अकर हो गया, तो अब तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? तो ये हो गया प्रोविजन कब बनाना चाहिए। व्हाट आर द एक्सपेंसेस टू बी कंसीडर्ड फॉर प्रोविजन? रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि कौन से खर्चों का प्रोविजन बनाना चाहिए, कौन से का नहीं बनाना चाहिए। जो डायरेक्ट खर्चे होंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड, जैसे इंप्लॉइज को कॉम्पनसेशन दिया, जब जब तुम ले ऑफ की न्यूज सुनोगे, जब जब तुम ले ऑफ की न्यूज सुनोगे, तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए सर AS29 रीस्ट्रक्चरिंग, AS29 रीस्ट्रक्चरिंग, AS29 रीस्ट्रक्चरिंग। ले ऑफ में जितने इंप्लॉइज को कॉम्पनसेशन मिलेगा वो सब रीस्ट्रक्चरिंग में आया होगा। हो सकता है कंपनी ने उसके पहले से ही प्रोविजन बना रखे हो, समझे? तो आप इंप्लॉइज को जो भी कॉम्पनसेशन दोगे वही रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन होता है। रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोविजन में क्या क्या नहीं आता है? these items are not considered for provision। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, नए स्टाफ को लिया, हायर किया, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो तुम प्रोविजन नहीं बनाओगे। रीलोकेशन कॉस्ट, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में शिफ्ट करने का खर्चा, इन सबके प्रोविजन रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं बनेंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अभी तक कोई पास्ट इवेंट अकर नहीं हुआ है। जब होगा स्टाफ हायर तब करना, जब ट्रेनिंग दोगे तब करना, जब रीलोकेट कर लोगे तब करना। तो इसकी कोई पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट नहीं है। इसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट है क्योंकि तुमने प्लान अनाउंस कर दिया है अफेक्टेड पार्टीज को, तो वो तुमसे कॉम्पनसेशन लेंगे, तो पास्ट इवेंट हो चुका है। तो बेसिकली इसमें पास्ट इवेंट दिख रहा है, इनमें पास्ट इवेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया रीस्ट्रक्चरिंग। समझे? क्लियर? अब आता है कॉन्टिंजेंट असेट। कॉन्टिंजेंट असेट बहुत सिंपल है। whenever the probability to recover or earn is less than 50%, जब भी रिकवरी होने वाली है पर रिकवरी होने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम है तो कॉन्टिंजेंट असेट बनाते हैं। कॉन्टिंजेंट असेट को रिकॉर्ड नहीं करते। असेट हमेशा रिकॉर्ड होती है जब रिकवरी होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, अदरवाइज कॉन्टिंजेंट असेट सिर्फ डिस्क्लोज की जाती है। दैट्स इट। अब बस लास्ट पॉइंट बचा है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम माय क्वेश्चन बैंक। मेरी क्वेश्चन बैंक में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, उसके कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स में आपके साथ 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। और ये एंड होने के बाद मुझे बताना कि कौन कौन सी पॉइंट्स थी जो तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू थी AS29 की। चलिए लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं AS29 का। कंपनी इज कंटेमिनेटिंग लैंड। कंटेमिनेशन मतलब प्रदूषित करना, खराब करना। कंटेमिनेटिंग द लैंड रेगुलरली एंड देयर इज नो लॉ फॉर पेनल्टी येट। कंपनी लैंड को कंटेमिनेट करती जा रही है, प्रदूषित करती जा रही है और उसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा इस पे, क्वेश्चन है इस पे। हाउएवर एट ईयर एंड इफ इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट लॉ विल बी इनेक्टेड सून, देन इन द सेम ईयर प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड। अब सुनो, तुम लैंड को कंटेमिनेट करते जा रहे हो, ये बन गया तुम्हारा पास्ट इवेंट। बैलेंस शीट डेट पे तुम्हें चेक करना है कि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या। पास्ट इवेंट तो हो चुका है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? तो है, तो सही, ऑब्लिगेशन तो है। अब प्रेजेंट है कि पॉसिबल है, तो हम देख पा रहे हैं कि लॉ है तो नहीं, पर लॉ विल बी इनेक्टेड सून इन द सेम ईयर। बैलेंस शीट पे लग रहा है अरे लॉ तो इनेक्ट होने वाला है और वो रिट्रोस्पेक्टिव पेनल्टीज लगाएगा, मतलब चांसेस टू पे आर हायर मोर देन 50%, तो इसका मतलब तुम प्रोविजन बनाओगे। ठीक है। In the business, offshore oil fields where entity has obligation to remove oil in the business of मैं समझ गया कहां क्या मिसिंग है। business of in the business of offshore oil field। ये offshore oil field का बिजनेस क्या होता है? समुद्र में ऑयल निकालने की जो मशीन्स होती हैं उसको बोलते हैं ऑयल रिग, और उसको बोलते हैं बिजनेस ऑफ ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। ठीक है। उसमें एक ऑब्लिगेशन होती है कि जब आपका प्रोडक्शन खत्म हो जाए आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स, तो प्रोडक्शन एंड होने के बाद आप वो रिग जो मशीन है उसको बाहर निकालोगे और जितना भी समुद्र आपने प्रदूषित किया है, खराब किया है, उसको साफ करोगे।
तो इन द बिजनेस ऑफ ऑफशोर ऑयल फील्ड्स वेयर the entity has obligation to remove the oil rig after the production ends, here the past event is installation of oil rig. आपने जिस दिन मशीन इंस्टॉल की थी ना, वही आपका पास्ट इवेंट हो गया कि कभी ना कभी तो आपको वापस निकालनी पड़ेगी, तो वापस निकालनी पड़ेगी वो उसकी ऑब्लिगेशन आपकी आज रेडी हो चुकी है, तो आपको प्रोविजन बना लेना चाहिए. Once it is installed, the obligation to remove the occurs. मतलब कहने का मतलब ये कि भले आपको ऑयल जो रिग है, मशीन है, वो रिमूव करना है 50 इयर्स के बाद, पर उसका प्रोविजन आप आज ही बनाओगे. AS10 याद होगा आपको, डीकमीशनिंग लायबिलिटी, वो यही है, आज ही से बनाते हो. ठीक है. इन द सेम केस एंटिटी हैज अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीस्टोर द सी बेड. रीस्टोर द सी बेड का मतलब होता है क्लीन अप करना. पूरा सी, समुद्र का जो बेड है, समुद्र की सतह है, उसको क्लीन करना उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. ठीक है ना, क्योंकि आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते जाओगे. Here the past event will be the date of oil extraction. अब मुझे एक बात बताओ, मैंने मशीन इंस्टॉल कर दी है पर मैंने एक्सट्रैक्शन करना शुरू ही नहीं किया है. तो एक्सट्रैक्शन करना शुरू ही नहीं किया है, तो इसका मतलब एक्सट्रैक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्लीन अप करने की कोई जरूरत ही नहीं है. हाँ, जिस दिन एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगा उस दिन मेरा प्रोविजन टू क्लीन अप द सी बेड अराइज हो जाएगा. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक मशीन इंस्टॉल करना और एक एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने के बाद क्लीन अप करना. तो ऑयल रिग रिमूव करने की ऑब्लिगेशन कब अराइज होगी? जब आपने इंस्टॉलेशन किया होगा. सी बेड क्लियर करने की ऑब्लिगेशन कब आएगी? जब आप एक्सट्रैक्शन शुरू करोगे. ये क्वेश्चन नंबर 201 करके मेरा क्वेश्चन बैंक का है, बहुत जरूरी है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर ये क्वेश्चन दे दो, आपने जहां से भी पढ़ाई की है, आपने जिस टीचर से पढ़ाई की है, ठीक है ना, आपको उस टीचर से जो भी क्वेश्चन बैंक मिला होगा, आपको उस क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है. दूसरी चीज, अगर आपने सेल्फ स्टडी भी पढ़ाई की है, तो अगर आप सिर्फ स्टडी मॉड्यूल भी सर्च करोगे तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है. तो बार बार ना रिसोर्सेस इकट्ठा करने की आदत मत डालो. ये देखो कि यार सर ने क्वेश्चन ही तो करवाए ना, तो क्वेश्चन तो मैं खुद भी ढूंढ सकता हूं, आईसीए के मॉड्यूल से ढूंढ सकता हूं, मेरे पास जो मटेरियल अवेलेबल है उसमें भी मिल जाना चाहिए. यार मेरे फैकल्टी ने भी तो मुझे दिए होंगे ना. तो मांगने की जो है ना, हर जगह मांगने की, बुरा मत मानना इस चीज को, पर पहले खुद एक बार मेहनत करके देखो, शायद आपको जल्दी मिल जाए. ठीक है. तो प्लीज, आप, अगेन बोल रहा हूं, आप ना बार बार जो चैट पे लिख रहे हैं ना, वो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, क्योंकि उनके माइंड में टेंशन चल रहा है. अरे यार ये क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन. यही रीजन है, यही एटीट्यूड तुम लोगों को डुबा देता है. एटीट्यूड होना चाहिए यार इंसान का. चलिए नेक्स्ट. ए लिमिटेड एक गारंटर है जिसने गारंटी दिया है बैंक को फॉर द लोन रीपेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ बोरोवर. तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के बिहाफ पर बैंक को गारंटी दिया है कि अगर बी लिमिटेड डिफॉल्ट करेगा तो मैं पे करूंगा. तो फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बोरोवर, अगर बोरोवर की कंडीशन बढ़िया है तो ए लिमिटेड को कोई टेंशन नहीं है. ए लिमिटेड शेल नॉट मेक एनी प्रोविजन बिकॉज चांसेस टू पे आर वेरी लेस. तो ए सिर्फ कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी दिखाएगा. पर अगर बोरोवर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, डिटोरिएट हो रही है, तो इसका मतलब ए बोलेगा यार मुझे पे करना पड़ सकता है, चांसेस टू पे आर मोर देन 50%. तो ऐसे केस में ए जो है वो प्रोविजन बनाएगा, और प्रोविजन ही बनाएगा, लायबिलिटी नहीं. बिकॉज कितना पे करना पड़ेगा वो तो डिपेंड करता है ना कि उसके वो बोरोवर डिफॉल्ट कितना करेगा. ऐसा इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट, लॉ पास्ड इन 1920. लॉ पास्ड in 1920 to upgrade the facilities, but there is a deadline of 31st March 21 when the past event will occur. एक क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल वालों को सारी फैसिलिटीज अपग्रेड करनी पड़ेंगी बाय 31st मार्च 21. अब ये लॉ में बोल दिया गया था 2020 में, तो अभी तक हॉस्पिटल वालों ने अपग्रेड नहीं किए. बताओ क्या करें? Past event will be the crossing of the deadline, hence provision will be created on the crossing of deadline. अगर तुम 31 मार्च 2020 में खड़े हो और तुमने अभी तक फैसिलिटीज को अपग्रेड नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं. अगर तुम 31 मार्च 2021 में खड़े हो और तुमने स्टिल प्रोविजन नहीं बनाया है,
तुमने डेडलाइन क्रॉस कर ली बिकॉज दिस वॉज द लास्ट डेट, अब तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो और तुमने क्योंकि अभी तक अपग्रेड नहीं की है फैसिलिटीज, तो तुम्हें प्रोविजन फॉर पेनल्टी या जो भी तुम्हें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। अपग्रेड करने की फैसिलिटीज का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ आया समझ में? लास्ट, एनी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी contingent asset shall be recorded as actual asset only when the question says there is a virtual certainty of collection. contingent asset को तुम सिर्फ asset तब रिकॉर्ड करोगे जब तुम्हें क्वेश्चन में ये शब्द मिले virtual certainty, तो ही तुम contingent asset को एज अ asset की तरह रिकॉर्ड करोगे। virtual certainty का मतलब होता है 100% नियर टू 100% श्योरिटी। अगर क्वेश्चन कह रहा है इफ क्वेश्चन सेज देयर आर हाई चांसेस ऑफ विनिंग द केस, और विनिंग होगी तो पैसा मिलेगा, बट साइलेंट ऑन वर्चुअल सर्टेनिटी, पर ये वर्ड नहीं बोल रहा है, देन नो नीड टू रिकॉर्ड एनी असेट। भावनाओं में बह मत जाना, सख्त लौंडा बनना है, सख्त बनना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है हाई चांसेस ऑफ विनिंग, तो भी तुम असेट नहीं बनाओगे, कॉन्टिजेंट असेट ही बनाओगे। मेरी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 214 गाइस, ठीक है, डन। सो दिस वाज योर AS29। मैंने आपको एक वादा किया था, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन इन द इंटायर यूट्यूब, वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन, एंड आई कैन से प्राउडली से कि हाँ ये वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन है जिसमें मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है AS29 का, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा AS29। Now AS29 done, AS29 is done. Now what remains? AS28 done, AS29 done, amendment done. अब क्या बचा? अब बचा सिर्फ फ्रेमवर्क और शेड्यूल, क्या बोलेंगे अपन, शेड्यूल 3। ज्यादा टाइम ले लिया मैंने थोड़ा सा फ्रेमवर्क में, पर शेड्यूल 3, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने कभी नहीं सुने थे, मुझे जरूर बताना। अभी कमेंट में आप जरूर मुझे बताना कि AS29 में देखो प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, ये तो सीखे सबने सुन रखे हैं। ऐसे कौन कौन से एरियाज थे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नए थे, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है गाइस। अब हम पढ़ने वाले हैं एक और चैप्टर विच इज फ्रेमवर्क, विच इज फ्रेमवर्क। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा फ्रेमवर्क में, आपको बता दूंगा कि फ्रेमवर्क में कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो एरियाज पर आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेमवर्क में कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, वो एरियाज को आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। ये छोटा सा चैप्टर है, फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2 पॉइंट नए थे, ओनरस, अच्छा ठीक है जी। अब फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें तो ज्यादा नहीं है, पर जो हैं आप उनको टिक लगाते जाना। मैंने नोट्स डाल दिए थे, आपके पास नोट्स नहीं भी हो तो बाद में देख लेना, पर प्लीज आप ध्यान रखना। अब फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, किसके लिए काम आता है, तो सबसे पहले सुन लो कि जो फ्रेमवर्क होता है वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। फ्रेमवर्क जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो इसका मतलब फिर फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? फ्रेमवर्क तब काम आता है जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर अवेलेबल नहीं है, तो आपको फ्रेमवर्क काम आता है। जब कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप फ्रेमवर्क में जाके फ्रेमवर्क की सेवाएं लेके आप अकाउंटिंग एंड ट्रीटमेंट अपना डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। when there is a conflict between accounting standard and the framework, तो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल प्रिवेल। अगर कोई अकाउंटिंग आपको फ्रेमवर्क के हिसाब से आप कोई अकाउंटिंग डिसाइड कर रहे हो, पर ऑब्वियसली कोई अकाउंटिंग एएस में भी दी गई है सेम आइटम की, तो आप हमेशा एएस की अकाउंटिंग को ही प्रिवेल करोगे, आप फ्रेमवर्क की अकाउंटिंग को प्रिवेल नहीं करोगे। तो फ्रेमवर्क एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। फ्रेमवर्क की तब यूज जरूरत पड़ती है जब एएस आपका काम नहीं आता, जब कोई भी लॉ आपका काम नहीं आता और आपको कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसाइड कर रहा है, तो आप फ्रेमवर्क की सेवाएं लेते हो। कैसे सेवाएं लोगे अभी मैं बताऊंगा आपको। कंफ्लिक्ट होने पर एएस ही प्रिवेल करेगा, ठीक है। क्या लिखा है? इन मोस्ट केसेस व्हेन देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर योर ट्रांजैक्शन यू नीड टू डेवलप योर अकाउंटिंग पॉलिसी, देन आपको फ्रेमवर्क हेल्प करेगा। जब आपको खुद की अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है, एएस आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो फ्रेमवर्क आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बनाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। चलिए
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो यूजर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होते हैं इन्वेस्टर्स, इंप्लॉइज, लेंडर्स, लेंडर्स मतलब जो पैसा देते हैं कंपनी को, उन लोगों को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना जरूरी होता है। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, कस्टमर्स मतलब डेटर्स, गवर्नमेंट और पब्लिक। इन्वेस्टर तो सबसे पहले आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इंप्लॉइज हो गए, लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, पब्लिक हो गए। तो ये सब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है ना, अपने अपने नजरिए से। तो एक बेयर रीडिंग आप जरूर करके जाना, मैंने आपको बस बता दिया। देखो, गनीमत है कि मैं फ्रेमवर्क का टॉपिक तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं, गनीमत है, ठीक है ना। तो अंदर तुम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बीकॉम गिरी लिख सकते हो, पर ये नाम याद रखना। नाउ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, एवरीवन नो कि भाई देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। इसमें हमें गोइंग कंसर्न से मतलब है कि जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो गोइंग कंसर्न का ध्यान रखते हुए आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। पर हमने AS4 में पढ़ा था कि अगर किसी इवेंट से एंटिटी के गोइंग कंसर्न असम्पशन पर इफेक्ट हो रहा है और एंटिटी को लगता है कि नाउ गोइंग कंसर्न इज नो लॉन्गर एप्रोप्रिएट, तो ऐसे केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें असेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना चाहिए, लाइबिलिटीज को सेटलमेंट वैल्यू पे दिखाना चाहिए, जिसके ऊपर जनवरी में एक क्वेश्चन आया भी है। जनवरी टाइम पर एक फ्रेमवर्क गोइंग कंसर्न पर 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि उन्होंने आपको एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, उन्होंने आपको कई सारी इंफॉर्मेशन दी है और वो आपको बोल रहे हैं कि आप 2 अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए, गोइंग कंसर्न के साथ और विदाउट गोइंग कंसर्न। तो विदाउट गोइंग कंसर्न में मैं दोनों आपके साथ अभी 2-3 इसके एडजस्टमेंट्स दिखा देता हूं कि कैसे होते हैं। जैसे पहला रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 years, द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ द एसेट इज इवन मतलब SLM होगा। NRV है PPE की 60,000। अब आप ध्यान से देखो, आपकी PP यहां दिख रही है 65। अगर आपका गोइंग कंसर्न असम्पशन है तो मतलब आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सारे 5 साल यूज होगी, तो 65,000 डिवाइडेड बाय 5, आप 13,000 का डेप्रिसिएशन लगाओगे विथ गोइंग कंसर्न के केस में। पर अगर मान लो आपकी बिजनेस एंटिटी बंद होने वाली है, तो फिर भाई साहब काय का 5 साल, फिर तो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने की है? 60, और यहां दिख कितने की रही है? 65। तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 5,000 का और PPE को दिखाओगे आप सिर्फ 60,000 पे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 5,000 का लगेगा जब आपका गोइंग कंसर्न असम्पशन नहीं है स्ट्रॉन्ग। तो देखो बैलेंस शीट, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट केस 2 में दिख रहा है 60,000 जहां गोइंग कंसर्न नहीं है, और यहां दिख रहा है 52,000, 13,000 माइनस करने के बाद। तो इस नजरिए से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है। ट्रेडर्स परचेज एंड सेल्स 4 लाख एंड 4.5, ये दोनों केसेस में सेम होता है। परचेज सेल आपका गोइंग कंसर्न हो चाहे नहीं हो, ये तो आपका एक्चुअल हो चुका है। द कॉस्ट एंड NRV ऑफ द इन्वेंट्री आर 32 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपका इन्वेंट्री कितना है? 30। अब आप देखो 30, ठीक है, और द कॉस्ट एंड NRV ऑफ द इन्वेंट्रीज ऑफ 31 मार्च 2022 इज 32 एंड 40। अब आप देखो, अगर आपका इन्वेंट्री का आपका बिजनेस का गोइंग कंसर्न चल रहा है तो आप नॉर्मल AS2 की पॉलिसी फॉलो करो, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर मतलब 32 और 40 विच एवर इज लोअर, मतलब ये हो गया 32। तो बैलेंस शीट में आप देखो 32 दिखाओगे, ठीक है ना, बैलेंस शीट में 32 दिखाओगे। और अगर 32 बैलेंस शीट में दिखाओगे क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 30 थी, तो 2000 का चेंजेस इन इन्वेंट्री आपका P&L में दिखेगा। 2000 का देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री आपका P&L में दिखेगा। बट अगर आपका गोइंग कंसर्न असम्पशन है ही नहीं, तो असेट को आपको दिखाना पड़ेगा रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो AS2 लगाओगे नहीं, आप डायरेक्टली असेट को दिखाओगे रियलाइजेबल वैल्यू मतलब 40,000 पे। तो बैलेंस शीट में देखो आपकी असेट 40,000 पे दिख रही है और क्लोजिंग 40 हो गई, ओपनिंग अगर 30 है तो चेंजेस इन इन्वेंट्री आपकी 10 हो गई। तो बेटा इस तरीके से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं विद और विदाउट गोइंग कंसर्न। ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाना, मैंने इसको मस्ट डू क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने इसको मस्ट डू क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई मेरी बात समझ में? चलिए फिर, अब ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता रहता है, 3-4 अटेम्प्ट में एक बार तो आता है।
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, रेलेवेंट मतलब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल के अंदर आता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, स्पेलिंग गलत है। उसके बाद न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब वन साइडेड नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी पार्टी के हिसाब से बनाए गए हैं, नहीं तो स्कैम हो जाएगा ना। प्रूडेंस का ध्यान रखना जरूरी है, और कंप्लीट होने चाहिए, फुल डिस्क्लोजर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और कंपैरेबल होने चाहिए अदर एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपनी खुद के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। तो कुल मिला के ये सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक एक लाइन भी अगर उसके बारे में तुम लिख के आते हो, थोड़ा सा पढ़ के जाना, एक एक लाइन भी लिख के आते हो तो बेटर है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। अब रेलेवेंस मतलब मटेरियलिटी, और रिलायबिलिटी में बहुत सारी आती है पॉइंट्स, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस, कंप्लीटनेस वगैरह वगैरह। नाउ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर वो बोले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स बताओ, तो 5 एलिमेंट्स होते हैं: असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। असेट, लायबिलिटी, ठीक है, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। जो स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलर बैच ले चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जय सर अपनी रेगुलर बैच की बेसिक्स की क्लास में असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस समझाते हैं। तो मैं एक्चुअली मैं यहीं से समझाता हूं। तो असेट मैंने कल भी आपको पढ़ाया था AS 26 में, कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लायबिलिटी अभी अभी पढ़ाया मैंने, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, सर्टेन आउटफ्लो, सर्टेन टाइमिंग, वही है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी क्या होता है? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। इनकम, जिससे जो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ाएं, जो अल्टीमेटली आपकी इक्विटी बढ़ाएं। एक्सपेंसेस, तो ये सब आप डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है बेटा। प्रूडेंस का मीनिंग पूछ रही है एक लड़की। प्रूडेंस मतलब फ्यूचर के फोर्सिएबल लॉसेस को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी अकाउंटिंग करो। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग मत करो। जैसे मैंने अभी AS 29 पढ़ाया, तो AS 29 में मैंने क्या बोला? कॉन्टिजेंट असेट को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्टिजेंट असेट में क्या होने वाला है? मुझे रिकवरी होने वाली है। तो जब तक रिकवरी के 100% चांसेस नहीं है तब तक रिकॉर्ड मत करो। तो ये प्रूडेंस हुआ। पर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन हम बना रहे थे, अगर चांसेस टू पे 50% या उससे ज्यादा भी हैं तो भी आप प्रोविजन बना लो। तो ये क्या है? प्रूडेंस, ठीक है। फिर आपसे बोला जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ये एलिमेंट्स होते हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इसको मेजर करने के कौन कौन से तरीके बताए गए। सबसे पहले मैंने फ्रेमवर्क में आपको शुरू में क्या बताया था? फ्रेमवर्क में मैंने आपको शुरू क्या बताया था कि फ्रेमवर्क हेल्प करता है आपको आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाने में। अगर आपको कोई AS हेल्प नहीं कर पा रहा, तो अगर मान लो अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है, कोई आपको ट्रीटमेंट नहीं पता, तो आपको समझ नहीं आ रहा जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है वो बेसिकली मैं क्या मानूं, तो आप असेट की डेफिनेशन चेक करो कि वो ट्रांजैक्शन में असेट बन रही है कि नहीं, लायबिलिटी बन रही है कि नहीं, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी बन रही है कि नहीं। तो आप इस डेफिनेशन से आप डिसाइड कर सकते हो कि इस ट्रांजैक्शन में असेट, लायबिलिटी बन रहा है कि नहीं। फिर रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करना चाहिए, तो फ्रेमवर्क आपको 5 तरीके देता है कि भाई फेयर वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, करंट कॉस्ट, सेटलमेंट वैल्यू। तो फ्रेमवर्क ने 5 डिफरेंट तरीके दिए, डिफरेंट जगह अप्लाई होते हैं। जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कहां अप्लाई होता है? इन्वेंटरी कॉस्ट और एनआरवी, विचएवर इज लोअर, तो कॉस्ट आ गया। पीपी को आप हमेशा स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट पे, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट आ गया। प्रेजेंट वैल्यू अभी हमने पढ़ा, AS 28 में वैल्यू इन यूज निकालते हो तो प्रेजेंट वैल्यू पे करते हो। AS 15 में भी आप प्रेजेंट वैल्यू करते हो। AS 19 में लीजेस में आप प्रेजेंट वैल्यू करते हो कि नहीं, है ना। फेयर वैल्यू आपका AS 28 में NSP, सेलिंग प्राइस, फेयर वैल्यू पे होती है। रीवैल्यूएशन मॉडल AS 10 में आपका फेयर वैल्यू आता है, ठीक है। सेटलमेंट वैल्यू मतलब NRV, करंट कॉस्ट मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट। याद करो AS 2 में एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट का भी कंसेप्ट है रॉ मटेरियल के अंदर। तो ये सब मेथड्स होते हैं। तो आपसे मेथड पूछा जाएगा कि भाई कौन कौन से मेथड्स होते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, सेटलमेंट वैल्यू, करंट कॉस्ट। तो सेटलमेंट वैल्यू मतलब आप बोल सकते हो NRV या रियलाइजेबल वैल्यू। करंट कॉस्ट मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऐसा, ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर। फ्रेमवर्क का लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस वर्सेस फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। मैंने शायद मस्ट डू में इसके क्वेश्चन अगर दिए होंगे तो आई नीड टू चेक,
वेट, फ्रेमवर्क सबसे लास्ट, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम्म हम्म देखिए जी, तो फ्रेमवर्क वाले चैप्टर में ये तो एक गोइंग कंसर्न और नॉन गोइंग कंसर्न वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये क्वेश्चन है जहां फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और ये सब है। हाँ देखो, अब ये क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन बोल रहा है विथ रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेम एनी 5 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी पढ़ा, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंप्लीटनेस, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना, याद है, प्रूडेंस वगैरह ये सब। फिर क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स तो ठीक है। अमन स्टार्टेड, ये वाला क्वेश्चन देखो, अमन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 April 20 विथ 24 लाख रुपीज रिप्रेजेंटेड बाय 120 यूनिट्स ऑफ 20 ईच। उसने क्या किया, 24 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, उसमें उसने 120 यूनिट्स खरीदे इन्वेंट्री के 20 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, तो 120 इंटू 20, ठीक है, 24 लाख रुपीज उसने इन्वेस्ट कर दिए। ही सोल्ड द इंटायर स्टॉक, उसने पूरा 120 बेच दिया, कितने पे, 30 रुपीज के हिसाब से, वेरी गुड। तो 120 इंटू 30, उसको कितने रुपए आ गए, 36 आ गए। तो सोचो 24 लगा के उसको 36 लाख रुपीज कलेक्ट हो गए, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट, वो कैपिटल को मेंटेन करना चाह रहा है, उसने इनिशियली कितना कैपिटल लगाया था, 24। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉ बाय अमन इफ द फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मेथड इज if financial capital is maintained at historical cost। अब देखो वो बोल रहा है अगर फाइनेंशियल कैपिटल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन हो तो क्या, तो इसके ना 3 तरीके बताए गए, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। तो अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ना करूं तो देखो मैंने कैपिटल कितना लगाया था, 24, मुझे कलेक्शन कितना हो चुका है, 36, मुझे मिनिमम अगर 24 मेंटेन करना है तो मैं मैक्सिमम विड्रॉ कितना करूंगा, 12 लाख रुपए का। तो वही बोल रहा है, ये देखो क्लोजिंग इक्विटी कितनी है, 36, ओपनिंग कितनी थी, 24, तो मुझे इतनी तो मेंटेन करनी ही है, तो मैं मैक्सिमम कितना विड्रॉ करूंगा, 12 लाख रुपीस। पर ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। वो बोल रहा है कि अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर ना करें तो, पर अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, आ जाओ, बंदे ने 1,20,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उससे उसने 6,000 यूनिट्स खरीदे 20 रुपीज के हिसाब से, तो 6,000 इंटू 20, 120 हुआ, उसने 120 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल इन्वेस्टेड। अब उसने सारे यूनिट्स बेचे 30 पे, तो 6,000 इंटू 30 मतलब ये हो गया 180, तो 180 उसको कलेक्ट हो गया, ठीक है ना। एंड हेड विड्रॉ 60, 180 में से उसने 60 विड्रॉ कर दिए, आज भी उसके पास 120 बचे हैं, मतलब जितना कैपिटल उसने लगाया था वो आज उसमें बचा है, और वो खुश हो रहा है कि देखो मैंने अपना कैपिटल मेंटेन किया। भाई सुन, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द ईयर एंड वाज 25, बेटा प्रोडक्ट का प्राइस 25 हो गया है, तो ध्यान से सुन, अगर तूने 120 अपना कैपिटल बचा लिया, विड्रॉ तूने 60 कर दिया, अब तू वापस से जब प्रोडक्ट खरीदने जाएगा मार्केट में तो तेरे को 20 रुपीज का नहीं मिलेगा, तेरे को प्रोडक्ट मिलेगा 25 का, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है, तो डिवाइड बाय 25, तो तू मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट खरीद पाएगा, तू मैक्सिमम 4800 खरीद पाएगा। पर भाई हम तो ये मान लेते ना कि तेरे को उतने ही प्रोडक्ट वापस से खरीदने हैं, तो तेरे को अगर उतने ही प्रोडक्ट वापस से खरीदने हैं 6,000 के 6,000, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हो गया 150। तो हम ये बोलते हैं कि भाई एक काम कर, तू ना जो 60,000 विड्रॉ कर रहा है ना, तू 60,000 विड्रॉ मत कर, तूने जो कलेक्ट किया 180 कलेक्ट किया, 180 में से तू मिनिमम 150 अपने पास मेंटेन कर, ताकि तू वापस से 6,000 यूनिट्स खरीद सके। तो तू मैक्सिमम विड्रॉ कर 30,000 का, तू मैक्सिमम विड्रॉ कर 30,000 का। क्या बोल रहा है, ऑल्सो स्टेट वेदर आंसर शुड बी डिफरेंट। हाँ, तो यहां पर देखो आप 30,000 का प्रॉफिट रिटेन विड्रॉ करो और 30,000 ही आप विड्रॉ करके
बाकी का रिटेन करो ताकि आपका कैपिटल मेंटेन रहे। तो अगर आपको लग रहा है कि 120 लगा के मैं 120 मेंटेन करूं तो गलत हो, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है। तो आपको 120 लगा के अब आपको 150 मेंटेन करना पड़ेगा, आप विड्रॉ पूरा मत करिए। तो ये कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो प्लीज आप इसको आंसर को एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है आए। सो दैट वाज द लास्ट पॉइंट। ये हो गया आपका फ्रेमवर्क। बच्चों बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब सर फ्रेमवर्क भी हो गया, अब क्या बचा? सर फ्रेमवर्क भी हो गया, अब क्या बचा? बच्चों शेड्यूल 3 में ज्यादा नहीं, बस मैं आपको अभी बता के जाऊंगा कि शेड्यूल 3 में आपको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो आप राउंडिंग ऑफ रूल्स थोड़ा याद रखना कि राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या होते हैं। अगर आपका टर्नओवर बेसिस पे होते हैं, 100 करोड़ के नीचे अगर टर्नओवर है तो आप अपने राउंडिंग ऑफ आपको करना पड़ेगा सारे फिगर्स को नियरेस्ट 100, 1000, लैक्स और मिलियंस। क्या ये राउंडिंग ऑफ रूल्स मैंडेटरी होते हैं? हाँ, ठीक है ना, तो ये रूल्स पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपको बैलेंस शीट P&L का लास्ट दिन, जिस दिन एग्जाम है उस दिन बैलेंस शीट P&L रट के जाना, ठीक है, बैलेंस शीट P&L रट के जाना। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? टाइम गैप बिटवीन परचेज ऑफ असेट एंड इट्स प्रोसेसिंग एंड रियलाइजेशन इनटू कैश। मतलब एक पूरी साइकिल, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? जब आपके पास कैश था, आपने इन्वेंट्री खरीदा, प्रोसेस किया, बेचा, डेटर से पैसा मिला, तो ये पूरा कितना टाइम लग गया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइन नहीं कर सकते हो तो आप उसको 12 मंथ मान सकते हो। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन जरूर एक बार पढ़ के जाना, टाइम मिले तो 5 मिनट ही सही पर पढ़ के जाना, ठीक है। और इसके बेसिस पर कुछ कुछ हेडिंग याद रखने जाना कि अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, कुछ मैंने हाईलाइट करके रखा है, कुछ कुछ याद रख लेना ये। हाँ, कौन से आइटम्स का सेपरेट डिस्क्लोजर होता ही है? जिनकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है या फिर 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, विच एवर इज हायर, उनका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा ही होगा, ठीक है। दैट्स इट, ऐसे कुछ को याद करके जाना बस, और कुछ नहीं है। सो दिस वाज बेसिकली शेड्यूल 3। बाकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में सब चीजें कवर हो ही रही हैं और मैंने मैराथन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखा ही है। सो गाइज ये सारी चीजें मैंने आपको करवा ली। भाइयों बहनों, इसी के साथ मैं प्राउडली कह सकता हूं कि हमारे मैराथन सेशंस खत्म होते हैं विथ डिटेल्ड रिवीजन एंड 100% सिलेबस। यस, 100% सिलेबस। लेट मी शो यू कि मैंने मैराथन में क्या क्या आपको करवाया है। टिल नाउ मैंने मैराथन में आपको क्या क्या करवाया है, लेट मी शो यू। सो गाइस, मैराथन सेशंस जो हमने मैराथन वीक स्टार्ट किए, आई कैन प्राउडली से कि इन मैराथन सेशंस में मैंने 100% सिलेबस आपको कवर करवाया। हाँ जी, 100% सिलेबस, यू नेम इट, द टॉपिक विल बी हियर। आपको जो टॉपिक चाहिए, हमारे जितने भी एएस हैं, AS 1, 4, 5, 11, AS 12, 13, 16, 17, AS 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, AS 28, 29, इवन हमने अभी फ्रेमवर्क कंप्लीट किया, हमने अमेंडमेंट किया, फ्रेमवर्क का चैप्टर किया, शेड्यूल 3 हमने एक बार देख लिया, कंसोलिडेशन हमने कर लिया, ब्रांच अकाउंट्स पूरा किया इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, बायबैक कर लिया, कैश फ्लो कर लिया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही सेशन में ये 4 चैप्टर कर लिए, अमेलगमेशन कर लिया, AS 15 कर लिया, AS 22 कर लिया, AS 10 कर लिया, 20 कर लिया, 23 कर लिया, 2 कर लिया, 7 कर लिया, 9 कर लिया, you name it, the topic is here. I can proudly say that the entire 100% syllabus is covered in this marathon series. ठीक है, पूरे मैराथन सीरीज में 100% कवर है। भाइयों बहनों, इसी को ध्यान में रखते हुए चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर हम गिने ओवरऑल तो डेफिनेटली हमने अप्रॉक्स जो टाइम लिया ओवरऑल सिलेबस कवर करवाने में, इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ, क्वेश्चन डिस्कशन के साथ साथ, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 2.5, 3 प्लस 2.5 प्लस 2 प्लस ये आज ले लो 2, एक ले लो, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका ले लो 2.5, फिर आ जाते हैं 3.5, फिर आते हैं 3.5, ठीक है, फिर आते हैं आज 2 and 3, 5, उसके बाद 2 और 2 चलो 4, और उसके बाद दैट्स ऑल गाइस। अप्रॉक्स 32 आवर्स, अप्रॉक्स 32 आवर्स। और 32 आवर्स आप समझते हो, अगर आप एक दिन में इफेक्टिव एग्जाम टाइम में 12 घंटे भी पढ़ोगे तो 2.5
दिनों में आप मेरा पूरा कोर्स कवर कर सकते हो। 2.5 डेज में, 2.5 डेज में आप आराम से मेरा कोर्स मैराथन में कवर कर सकते हो। द इंटायर 100% सिलेबस इज नाउ, मैंने आपको पूरा परोस के दिया है। वॉट यू कैन नाउ एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। ऑफकोर्स आप बोलोगे सर आरटीपी जो इस बार किया है उसका थोड़ा सा करवा दो और एमसीक्यू, चीजें लाइनअप में है, डोंट वरी। अगर तुम्हें दिख रहा है कि बंदे ने इतना सब कुछ दे दिया तो बाकी कुछ देने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, कर दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल, हमारा मैराथन सेशन होता है खत्म। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक आप चाहो तो इंस्टा पे मुझे टैग करके दे सकते हो, स्टोरी लाइन में मुझे मेंशन करना, या तो आप फीडबैक मुझे दे सकते हो मेरे नंबर पर। आप जैसा चाहो आप मुझे फीडबैक मेरे नंबर पर दे सकते हो, इस नंबर पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हो। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड आई कैन डेफिनेटली से कि जितनी मेहनत मैंने तुम्हारे ऊपर की है, अगर उतनी ही मेहनत तुमने अपने ऊपर कर ली तो बच्चों 80 मार्क्स दूर नहीं है। 80 मार्क्स आराम से तुम ला सकते हो शिद्दत से पढ़ाई करने पर। अब आज का डेट क्या है? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, स्टिल यू हैव 9 डेज। मैंने 9 दिन पहले तुम्हें फ्री कर दिया है मैराथन में, ठीक है? 9 डेज, ठीक है? तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अब तुम देख सकते हो। गाइस थैंक यू सो मच। आने वाले दिनों में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कुछ डाउट, लाइव डाउट सेशंस आएंगे जिसका मैं इंफॉर्मेशन अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एग्जाम तक बहुत सारे अपडेट्स बीच में आएंगे। सो आरटीपी का डिस्कशन आ सकता है, कुछ एमसीक्यूज जो नए नए ऐड हुए हैं उसका डिस्कशन आ सकता है। सो मेनी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स आर देयर। मैं सोच रहा हूं कि मैं उन ट्रिकी एडजस्टमेंट्स के छोटे छोटे वीडियोस आपको बना के दे दूं, वो आ सकता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने ये 3 मिनट शॉर्ट्स वापस से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं। कहां गए 3 मिनट शॉर्ट्स? मैंने वापस से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए, रिवीजन इन 3 मिनट्स। तो 3 मिनट शॉर्ट्स मैंने रिकॉर्ड करना वापस से स्टार्ट कर दिया है, AS2 वगैरह और इन सबके। तो ये आपको लास्ट के 2 दिनों में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं कह सकता हूं कि प्राउडली मैं कह सकता हूं कि हमने अच्छे से पूरा कवर किया है। अब है तुम्हारी बारी बच्चों, तुम्हें अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि यस वी विल डू इट। इस वीडियो को खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर कर लिखना कि सर आई विल गिव माय 200% टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। आई विल बी द CA फाइनलिस्ट वेरी सून। आई विल बिकम CA वेरी सून। और ये हमें डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना है डेली के डेली, ठीक है? समझ गए मेरी बात? बहुत इन आने वाले 9 दिनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ठीक है ना? कि सर नहीं हो रही है पढ़ाई, कोई बात नहीं सर, पढ़ पढ़ के पक गया हूं सर, आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब समझ ही नहीं आ रहा, पर ऐसा लग रहा है भूल गया हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चिल रहना, अपने दिमाग को संतुलित रखना, कहीं भी अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। देयर कुड बी सम सिचुएशन जब तुम बहुत एंजाइटी फील कर रहे हो, डर लग रहा है, टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक। अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत भर गया है सर, नहीं सहन हो रहा है, आधा दिन का ब्रेक ले लेना, कंप्लीटली आधे दिन का ब्रेक ले लेना, टेक अ पॉज, ब्रेक लेना। अपने उन दोस्तों के पास जाना जो दोस्त CA नहीं करते, ठीक है? उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना, या जिस व्यक्ति को भी तुम अपना समझते हो उसके साथ टाइम बिताना। और लगे कि सर मैं भूल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल रहा हूं, पर सर जब मैं पढ़ने आ रहा हूं तो लग रहा है कि ये कर तो लिया है, छोटा सा टेस्ट पेपर दे देना, रफ में ही। जो इंस्टीट्यूट के MTPs हैं वो ट्राई कर लेना, रफ में ही, स्क्रिबल करके ही, पर कर लेना। तो आपको समझ आ जाएगा कि आप कहां लूज कर रहे हो और कहां आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है? फोमो में मत आना कि ये मैराथन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। देयर इज सो मच, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ है, बहुत ज्यादा कंटेंट। वही कंटेंट अपने लिए डिसाइड करना, सिलेक्ट करना जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम टाइम दे सकते हो और तुम उसमें नहीं अच्छे हो। कोई चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है, पर कोई तो भी फैकल्टी बार बार वही पढ़ा रहा है, ये कर लो बस हो जाएगा, वैसा कर लो हो जाएगा,
फोमो में मत आना, और इन लास्ट के डेज में कुछ भी नयापन मत करना। अगर लगे कि मैंने वो नहीं किया, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में मेरी समरी से देख के जाना बस। पर कुछ भी चीज को नया कुछ भी अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो उसको मत उठाना, ठीक है। एंड वापस से बोल रहा हूं, फोमो में मत आना। नेक्स्ट फ्यू डेज तुम्हारा सिर्फ एग्जाम लिखने का नहीं है, तुम्हारा एग्जाम तुम्हें जज करने का भी है कि तुम अपना मेंटल लेवल कितना स्थिर रखते हो, कितना कांस्टेंट रखते हो, तुम मेंटली कितने स्ट्रांग हो। तुम्हें मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। 4 लोगों को देखकर, 4 फैकल्टीज को देखकर यूट्यूब पे ये मत करना कि अरे यार मैंने ये नहीं किया, ये कर लेता हूं। जो प्लान बनाया है उसी को फॉलो करना। अचानक से कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके पीछे भागना मत। डिसाइड करना पहले कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है, ठीक है, समझे? डन डन। जब भी मेरा बैच कंप्लीट होता है, चाहे वो पेड वाला हो चाहे वो फ्री वाला हो, मैं हमेशा एक डांस स्टेप करता हूं, वो ऑरा 999 वाला। सो फाइनली हमने ये सेशन कंप्लीट कर लिया, मैराथन सेशन हो गए। सो गाइस, हमारे मैराथन सेशन होता है कंप्लीट। एडवांस अकाउंट्स की जय, एडवांस अकाउंट्स की जय, एडवांस अकाउंट्स की जय। सो गाइस, मिलते हैं सीए फाइनल में बहुत जल्द, और डाउट सेशन वगैरह ले आऊंगा, आरटीपी सेशन वगैरह ले आऊंगा, एमसीक्यू सेशन जो अगर बन पड़ा तो ले आऊंगा, और कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स के ऊपर भी छोटे छोटे सेशंस आएंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल, और ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आई एम गोइंग टू बी द सीए फाइनलिस्ट वेरी सून। आई एम 200% श्योर दैट आई विल क्लियर दिस सीए इंटर September 25 अटेम्प्ट, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।